चलिए, सो वेरी गुड मॉर्निंग। कल के क्वेश्चन सॉल्व किए क्या? मेरी आवाज आ रही है ऑनलाइन सभी को? जूही, मयूरी, साक्षी। शुगर वाला बस ये क्वेश्चन है, अलग अलग क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन एक ही था शायद। क्वेश्चन शायद कल। हाँ हाँ, तो इंक्रीज और एक डिक्रीज का फर्क था ना, एक वर्ड का फर्क था। तो इंक्रीज और डिक्रीज में फॉर्मूला चेंज होता है ना। तो फॉर्मूला चेंज हुआ तो ऑब्वियस आंसर भी अलग आएगा। तो क्वेश्चन रिपीट था क्या? नहीं, क्वेश्चन सेम था, बट वर्ड का फर्क था, एक इंक्रीज और डिक्रीज का। तो ऐसा भी एक क्वेश्चन था कल शायद। तो फिर इंक्रीज और डिक्रीज में ये हो जाएगा ना फिर। मतलब क्वेश्चन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, फिर से एक बार बताइए। फोर फिट और कल का है ना स्लाइड। एक काम करता हूँ, कल का क्वेश्चन मैं आपको बाद में समझा के देता हूँ, ठीक है? तो लेक्चर के बाद मुझे एक बार पूछ लीजिए, वो स्लाइड मुझे ओपन करनी पड़ेगी तो उसको टाइम लग जाएगा फिर से, करेक्ट? तो पहले जो चल रहा है उसको मैं देख लेता हूँ, फिर बाकी हम लोग देख लेंगे, ठीक है? तो क्वेश्चन ट्राई करके देखे ना कल के क्वेश्चन। अरे करे या नहीं करे? करना पड़ेगा भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। तो कल तक के क्वेश्चन का जो हम लोग टाइप देख रहे थे, इसमें क्या हो रहा था? जो भी कुछ हमारा एक ज्योमेट्रिक डायग्राम होता है, फिगर होती है, जैसे कि कोई स्क्वायर है, कोई रेक्टेंगल है, या फिर आपका सर्कल है, करेक्ट? तो इनमें उनका एक पैरामीटर इंक्रीज होता था परसेंटेज में, करेक्ट? जैसे कि लेंथ है, ब्रेड्थ है, इसको रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ होती है। स्क्वायर की आपकी कोई भी एक साइड होती है, करेक्ट? क्योंकि चारों साइड तो सेम होता है तो हम लोग साइड में उसको डिफाइन करते हैं। रेक्टेंगल को हम लोग लेंथ एंड ब्रेड्थ में डिफाइन करते हैं। सर्कल को हम लोग सरकमफेरेंस एरिया या फिर रेडियस में डिफाइन करते हैं, करेक्ट? सो हमने क्या पढ़ा था कल कि भाई अगर मान लो कि एक पर्टिकुलर सर्कल दिया गया है, अभी सर्कल का बता, सर्कल दिया गया है, तो तो अगर मान के चलो कि कोई सर्कल है, उसकी एक पर्टिकुलर रेडियस है, जैसे 100 सेंटीमीटर है, तो उसका एरिया अगर बन जा सॉरी, उसका रेडियस अगर कुछ परसेंट से बढ़ता है, तो 10% से बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली 10% से बढ़ेगा तो इसका रेडियस बड़ा हो जाएगा। तो जब रेडियस के बेसिस के ऊपर ही एरिया निकलता है, इतना तो पता है आपको कि एरिया निकालने का फॉर्मूला जो होता है सर्कल का, वो पाई आर स्क्वायर होता है। अगर आर स्क्वायर है तो मतलब ये आर पे डिपेंडेंट फॉर्मूला है। तो अगर मान के चलो कि हमने आर ही चेंज कर दिया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला था कि भाई आपका रेडियस जो है वो 10% से इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे रेडियस इंक्रीज होगा तो एरिया भी इंक्रीज होगा। इतना तो डेफिनेटली आपको समझ में आ रहा है, तो क्योंकि पाई आर स्क्वायर ही आपका फॉर्मूला है, एरिया का फॉर्मूला सेम है, सिर्फ रेडियस चेंज हो रही है और 10% का इंक्रीज बताया गया। तो इसका मतलब अभी नया जो ओल्ड वाला आपका एरिया था एक, जिसकी रेडियस ओरिजिनल हमारी 100 थी, वहां पे एग्जांपल में हमने 100 लिया है तो 100 बता रहा हूँ, करेक्ट? और अभी नई रेडियस अगर 10% से इंक्रीज होती है तो यहाँ पे भी नया एरिया मिलेगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि अगर मान के चलो कोई एक रेडियस है, ठीक है, ज्योमेट्रिक फिगर है हमारा सर्कल, उसका एक रेडियस है, उसका रेडियस अगर किसी कोई पर्टिकुलर परसेंट से बढ़ जाता है,
तो बताइए कि एरिया में कितना फर्क आया परसेंटेज में। ठीक है, तो एरिया यहाँ पे कितना था, 10,000 पाए आया था, रेडियस जब 100 थी तब। यहाँ पे 10% रेडियस इंक्रीज हुई, मतलब 110 बनी। 110 के हिसाब से इसका एरिया कितना बना, 12,100। ठीक है, 12,100 पाई बना, सॉरी, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको एरियाज अभी अलग अलग दिख रहे हैं क्योंकि रेडियस भी चेंज हो गई है आफ्टर इंक्रीजिंग द रेडियस। ठीक है, तो एरिया डेफिनेटली इंक्रीज होगा, बट क्वेश्चन ये नहीं था। इतना तो फिक्स है, इतना तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि हाँ रेडियस बढ़ी तो एरिया भी बढ़ेगा। बट क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये बोल रहे हैं कि भाई अगर 10% रेडियस बढ़ती है तो एरिया कितना परसेंट बढ़ता है। ठीक है, इंक्रीज इन एरिया बताओ। तो इंक्रीज इन एरिया निकालने के लिए पहले तो हमने उसका एरिया निकाला, फिर इसका एरिया निकाला। डिफरेंस कितना है दोनों में, 2,100 का, क्योंकि वहां पे 10,000 एरिया था इनिशियली ओरिजिनल रेडियस के द्वारा, और अभी एरिया कितना बना हमारा, 12,100। तो फर्क कितना है, 2,100 का। करेक्ट। अभी ये 2,100 किस पे बढ़े हैं, मतलब उसका इंक्रीमेंट जो हुआ है वो किस बेसिस पे हुआ है, ओरिजिनल एरिया के बेसिस पे हुआ है ना। हमारा एरिया बढ़ा किसके बेसिस पे है, उसके बेसिस पे बढ़ा है। करेक्ट, हाँ, तो ओरिजिनल एरिया जो था उसके बेसिस पे, तो वो डिनोमिनेटर में आएगा। समझ में आ रहा है आपको। तो ओरिजिनल जो होता है उसके कंटेक्स्ट में हमारा नया एरिया बढ़ा है। करेक्ट, मतलब पहले 10 था तो अभी 12,100 है, तो इसका मतलब 2,100 का जो बढ़ोतरी इंक्रीज हुआ है वो आपके बेस किस पे हुआ है, तो 10,000 ओरिजिनल एरिया पे। तो ओरिजिनल एरिया आपका डिनोमिनेटर में चला जाएगा, लगा है नहीं लगा है, लगा, हाँ। तो 2,100 मतलब कि न्यूमरेटर में हमारा क्या रहेगा, 2,100। तो इसको हम लोग अगर सॉल्व करते हैं तो आंसर कितना निकल के आता है, 21%। करेक्ट, तो इसका मतलब क्या है कि ओरिजिनल जो एरिया था, रेडियस चेंज होने के बाद उसका एरिया जो नया एरिया निकल के आया, वो एरिया कितने परसेंट से बढ़ा है ओरिजिनल एरिया के कंपेयर में, 21% से बढ़ा है। समझ में आया कैसे कैलकुलेशन किया। सेम वैसे हमने कल इसका भी समझा था, कल इसका भी समझा, स्क्वायर का भी समझा। सिर्फ इतना ही होगा कि यहाँ पे फॉर्मूले अलग रहेंगे एरिया के। करेक्ट, यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला ये रहेगा क्योंकि एरिया निकालने के लिए यहाँ पे साइड का यूज होता है। करेक्ट, उसी तरीके से यहाँ पे एरिया किसका बढ़ेगा, लेंथ, सॉरी, लेंथ एंड ब्रेड किसकी होती है, आपका रेक्टेंगल की होती है। तो मैंने रेक्टेंगल के बारे में भी बताया था आपको कि रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेड अगर 10-10% से बढ़ती है तो दोनों लेंथ भी 10% से बढ़ेगी, ब्रेड भी 10% से बढ़ेगी। तो वहां पे जैसे हमने 100 लेंथ मानी थी तो 110 बनेगी 10% के बढ़ोतरी के बाद, इंक्रीज के बाद। उसी तरीके से ब्रेड अगर 50 सेंटीमीटर है तो 10% इंक्रीज के बाद वो 55 होगी। अभी ये लेंथ परसेंटेज में इंक्रीज कर रहा है, ये तो हमने पहले ही पढ़ा हुआ है। नहीं तो आप बोलोगे ये 50 की 55 कैसी हुई, 10% इंक्रीमेंट है ना, तो 50 का 10% 5 होता है। तो 5 इंक्रीज होकर फिर 50 की 55 बनेगी। उसी तरीके से 100 अगर है तो उसका 10% 10 होता है। तो 100 में 10 ऐड कर दो तो 110 बनेगी। तो नया एरिया बनेगा। एरिया तो हमारा बेसिकली वही होता है, एरिया इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेड। तो लेंथ इंटू ब्रेड इनिशियली हमें 5,000 मिला, यहाँ पे कितना मिला, 6,050। तो अगर लेंथ एंड ब्रेड दोनों 10% से बढ़ती है तो हमें पता है कि एरिया कितने से बढ़ गया, 1,050 से बढ़ा। करेक्ट, 1,050 से बढ़ा तो 1,050 किसके ऊपर बढ़े, ओरिजिनल एरिया के बेसिस पे बढ़े। ओरिजिनल एरिया के कंपेयर में ही तो नया एरिया बढ़ा है ना। तो ओरिजिनल एरिया का जो बेस है वो डिनोमिनेटर में बन जाएगा, और न्यूमरेटर में 1,050 की बढ़ोतरी। तो उसको सॉल्व करते तो 21% निकल गया है। तो सर्कल में भी 21% निकला 10% इंक्रीज के बाद। आपका रेक्टेंगल में भी सेम निकला, और स्क्वायर में भी सेम निकला। हमने कल स्क्वायर का भी एग्जांपल लिया था। तो स्क्वायर में भी 10% का इंक्रीमेंट करा था, तो ऑब्वियस है यहाँ पे हमें लेंथ एंड ब्रेड नहीं होता, कोई एक साइड का हमने अगर बढ़ा दिया एरिया, मतलब लेंथ, तो 100 का 110 हो जाएगा, 110 हो जाएगा। 110 का एरिया, सॉरी, स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला क्या है, साइड स्क्वायर। तो कोई भी एक साइड है, चारों साइड तो सेम ही होती है वैसे। तो चारों एक साइड का पहला एरिया जो था पुराना वाला, वो था 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, और नया जो एरिया है वो रहेगा, हाँ, 12,100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना बढ़ोतरी हुआ है, 2,100 सेंटीमीटर से होगा। किस पे बढ़ा है, 10,000 पे। तो एरिया इंक्रीमेंट कितना है, 21%। करेक्ट, तो ये था कल हमने पढ़ा। तो ऐसे कोई भी आ सकता है, ट्राइंगल भी आ सकता है। मैंने ट्राइंगल नहीं बताया आपको, ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, ट्राइंगल नहीं बताया ना मैंने आपको। तो ट्राइंगल का भी एग्जांपल अगर लेना है तो हो सकता है क्या, ट्राइंगल में थोड़ा डिफिकल्ट जाता है, बट डिफिकल्ट नहीं जाएगा कुछ, ऐसे इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। अगर पर देखो, डायग्राम कुछ भी आ सकती है, बट आपको फिर इतना तो समझ में आ रहा है आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट था। देखो, क्वेश्चन पूछा गया था रेडियस अगर बढ़ती है तो एरिया बढ़ा। तो इतना तो फिक्स है कि एरिया जो था सर्कल का वो रेडियस के बेसिस पे निकल रहा था। तो रेडियस अगर बढ़ रही है, कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, तो एरिया भी चेंज होने वाला है, कम होगा ज्यादा होगा। यहाँ पे हमने इंक्रीज के साथ देखा रेडियस इंक्रीज, शायद डिक्रीज के साथ भी आ सकता है। सही है। करेक्ट, अगर मान लो अगर मैंने कहा कि भाई 100 सेंटीमीटर आपकी क्या है, रेडियस है, अभी 10% डिक्रीज हुई है, रेडियस को हमने 10% डिक्रीज किया, तो कितनी बनेगी वो नया जो सर्कल रहेगा वो 90 सेंटीमीटर के साथ रहेगा। तो ऑब्वियसली फिर 90 सेंटीमीटर के साथ एरिया भी अलग रहेगा।
एरिया इतना तो समझ में आ रहा है कि भाई 100 सेंटीमीटर का जो एरिया रहेगा उससे ही छोटा एरिया रहेगा, क्योंकि 10 सेंटीमीटर का तो वहां पे घटा है, करेक्ट। तो उसका एरिया जितना भी घटा है किसके बेसिस के ऊपर घटा है, ओरिजिनल वाले 100 सेंटीमीटर से, 100 सेंटीमीटर के द्वारा जो हमने एरिया कैलकुलेट किया था 100 सेंटीमीटर को समझते हुए। तो उसका 10,000, सॉरी पाई आर स्क्वायर था ना। तो 10 पाई आर स्क्वायर मतलब आर का स्क्वायर, मतलब 100 का स्क्वायर कितना होगा 10,000। 10,000 पाई निकलेगा एरिया उसका। और नए का एरिया कितना निकलेगा 90 का स्क्वायर, और पाई भी लगेगा उसके साथ। तो 8100 पाई बनेगा, क्योंकि 90 का स्क्वायर बनेगा वहां पे, करेक्ट। तो कितना घटा है 1900, क्योंकि 1900, 10,000 में से हमें 8100, 81,000 माइनस करने पड़ेंगे, करेक्ट। 81,000 नहीं, 8,100, करेक्ट। तो 1900, तो 1900 किस पे घटा है 10,000 पे। ओरिजिनल पे घटा हुआ है ना, तो ओरिजिनल पे ही घटेगा बढ़ेगा, याद रखो, करेक्ट। वहां पे डिनोमिनेटर में 8100 मत करना, 8100 मत करना, नहीं तो गलत हो जाएगा। किसके बेसिस पे घटा है एरिया, ओरिजिनल हमारा था ना 10,000, 10,000 के बेसिस पे घटा है, करेक्ट। तो फिर वो डिनोमिनेटर बनेगा, न्यूमरेटर में हमें 1900 लेना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग आंसर निकाल लो, 19% आंसर आएगा, सही है। 19% आंसर आएगा। तो 19% तो डिक्रीज हुआ, इतना तो समझ में आ रहा है। मतलब अगर 10% का डिक्रीज होता है रेडियस का, तो 19% का डिक्रीज होता है एरिया का। समझ में आ रहा है आपको, क्लियर। तो उसी तरीके से वो घट सकता है, बढ़ सकता है। तो हमने अभी इंक्रीज के देखे थे, डिक्रीज का भी एक आध एग्जाम्पल होगा तो मैं दिखा दूंगा, करेक्ट। तो अभी हमने क्या क्या अभी तक देखा, हमने देखा था रेक्टेंगल कल, करेक्ट। रेक्टेंगल का जो साइड होता है, साइड मतलब लेंथ एंड ब्रेड, लेंथ एंड ब्रेड, तो उसमें अगर चेंजेस आते हैं तो एरिया बताओ कितना चेंज हो रहा है, सही है, ऐसे बताया, करेक्ट। उसके बाद हमने देखा था स्क्वायर का। स्क्वायर में तो कोई एक साइड होती है, साइड मतलब आप लेंथ भी ले सकते हो, करेक्ट। तो उसमें हमने देखा कि एरिया में कितना परसेंटेज का चेंज आता है। अगर परसेंटेज चेंज लेंथ और ब्रेड की दी गई है, परसेंटेज चेंज साइड की दी गई है, उसी तरीके से सर्कल का भी हमने देखा था। सर्कल का क्या होता है, रेडियस होता है। सो रेडियस में अगर कुछ चेंज होता है, अगर 10% का इंक्रीज और डिक्रीज, तो एरिया में कितना चेंज आएगा, करेक्ट। उसी तरीके से ट्रायंगल का भी हो सकता है। अभी ट्रायंगल के जो फॉर्मूले वो अलग अलग है एरिया, बट जो एक बेसिक फॉर्मूला है, किसी को पता है ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। हाँ, एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट, ये तो पता है ना, बेस इंटू हाइट। बट वो बेस इंटू हाइट होती कैसे है, ये अगर ट्रायंगल है, अगर मान के चलो यहां से मैं कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ अपोजिट साइड के ऊपर, इस वर्टाइसिस से अगर कोई मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ अपोजिट साइड के ऊपर, तो ये बेस बनेगा हमारा, जिस साइड के ऊपर वो परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है ना, वो बेस बनेगा। तो ये बेस रहेगा, ये 90 डिग्री का एंगल है, और ये रहेगी हाइट, ठीक है। सो बेस इंटू हाइट मतलब लेट से एग्जांपल के लिए 10 है हमारा बेस और 5 हमारा हाइट है, करेक्ट। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा एरिया का, हाफ इंटू बेस कितना है 10 इंटू हाइट कितनी है 5। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 5 रहेगा 25। तो 25 अगर ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर निकल, करेक्ट, सही है। तो इसका मतलब क्या है, इसमें भी ब्रेक, सॉरी, बेस एंड हाइट, इसमें चेंजेस बताए जा सकते हैं, बताए चेंजेस बताए जा सकते हैं कि नहीं, करेक्ट। तो इसका मतलब मैं ट्रायंगल के लिए भी बता सकता हूं कि अगर मान के चलो इसके बेस और हाइट में अगर कोई चेंजेस होते हैं, तो फिर आइए, तो एरिया कितने परसेंट से चेंज होगा। बट ये सब कुछ चेंजेस जो बताए जा रहे हैं वो परसेंटेज में बताए जा रहे हैं, सही है। तो परसेंटेज के लिए एक्चुअल वैल्यू होना जरूरी नहीं होती, आप कुछ भी लेके मान के कैलकुलेट कर सकते हो, उतने ही प्रोपोर्शन में एरिया भी चेंज होगा, करेक्ट। तो ये एरिया का हो गया। बट एक चीज आपने ध्यान दी क्या यहाँ पे, सब में हमने क्या देखा, किसी में लेंथ एंड ब्रेड था, किसी में साइड था, किसी में रेडियस था, किसी में बेस एंड हाइट था। बट उन्होंने पूछा था चेंजेस इन एरिया, एरिया एरिया एरिया, सही है, करेक्ट। सब में एरिया 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 बताया उन्होंने, करेक्ट। तो एक्चुअली फिर हमारे जो कुछ टू डायमेंशनल डायग्राम्स है वो बहुत सारे हैं। यहाँ पे जैसे हमने रेक्टेंगल स्क्वायर और सर्कल समझा, मैंने कल ही बताया था कि इनके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट आपको ट्रायंगल का भी पूछा जा सकता है, करेक्ट। इसके अलावा क्या टू डायमेंशनल डायग्राम है, बहुत सारे, ठीक है। ट्रेपेजियम ले लो, जैसे हेक्सागोन आपने बोला तो वो भी है, करेक्ट। टू डायमेंशनल फिगर, हेक्सागोन, सॉरी, ट्रेपेजियम क्या होता है, इसी तरीके से होता है, करेक्ट। इसके दो साइड पैरेलल होती है और दो साइड इंटरसेक्ट करती है कहीं पे, मतलब ये दो साइड है, ये दोनों पैरेलल है, बट ये दो साइड जो है वो सामने आके कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगी,
तो इस तरीके का जो डायग्राम होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रेपेजियम कहते हैं, करेक्ट। उसी तरीके से कल मैंने रोम्बस भी बताया था आपको, रोम्बस का भी हो सकता है। तो इस मतलब क्या इन जनरल मैं क्या बताना चाह रहा हूँ वो समझिए, मैं ये नहीं बताना चाह रहा हूँ कि क्या है डायग्राम, वो तो हम लोग पढ़ेंगे सामने आके, ज्योमेट्री में तो बहुत सारे डायग्राम्स आएंगे, उसमें एरिया वॉल्यूम हम लोग सब कुछ देखेंगे, कैलकुलेशन कैसे होता है, करेक्ट। बट जो भी हमारे टू डायमेंशनल डायग्राम्स है, तो सबके जो लेंथ ब्रेथ या फिर रेडियस या फिर साइड या फिर जो बेस एंड हाइट है, इनके बेसिस के ऊपर जो एरियाज फाइंड आउट होते हैं उनके फॉर्मूले आपको पता रहने चाहिए। अगर फॉर्मूले पता रहेंगे तभी जाके हम लोग इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो भी हो रहा है उसके इंक्रीज डिक्रीज वो निकाल सकते हैं। अगर आपको सिर्फ लेंथ पता है फॉर्मूला ही नहीं पता है तो कैसे निकाल, करेक्ट। तो बेसिकली हम लोग जो ज्योमेट्री में पढ़ने वाले हैं सामने जाके, करेक्ट, वहां पे तो एरियाज फाइंड आउट करने पड़ेंगे, बट परसेंटेज में हमें उनके लेंथ ब्रेथ या फिर आपका साइड रेडियस या फिर बेस एंड हाइट, इनके पैरामीटर्स में चेंजेस होते हुए दिखेंगे परसेंटेज में। तो आपको पूछा जाएगा बताओ परसेंटेज में एरिया कैसे चेंज हो रहा है, कितने परसेंट से चेंज हो रहा है, करेक्ट। करेक्ट, तो मैंने क्या कहा आपको कि हम लोग प्रैक्टिस अभी जस्ट इनका करने वाले हैं, ठीक है, बेसिकली इनका करने वाले हैं क्योंकि इनके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, बट आपको इनके लिए भी रेडी रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको ये तीन ही पूछे जाएंगे, क्लियर, ठीक है। तो बेसिकली मैं इसीलिए कहना चाह रहा हूं आपको क्योंकि बेसिक सबका सेम है, सिर्फ आपको फॉर्मूले अलग समझते हुए आंसर निकालने पड़ते हैं, बाकी कुछ नहीं है, करेक्ट। बट ये समझ में आ गया ना आपको, करेक्ट। उसके बाद देखो, उसके उसके बाद हमने एक क्वेश्चन ऐसे देखा था कि जिसमें लेंथ एंड ब्रेथ वाला देखा था। ये वाला देखो, इसमें लेंथ एंड ब्रेथ दोनों चेंज हुए थे 10-10% से, बट मैंने सेकंड और एक एग्जांपल लिया था जिसमें सिर्फ लेंथ ही चेंज हुई थी, करेक्ट। 10% का चेंज हुआ था तो हमारी लेंथ कितनी बनी थी, 110 बनी थी, बट ब्रेथ रिमेन सेम, 50 है तो 50 ही थी। तो उसके अनुसार जो एरिया निकाला था वो 5000 सेंटीमीटर स्क्वायर आया था, और नया जो एरिया था मतलब चेंज जो हुआ था लेंथ में 10% का, उसके साथ जो हमने फाइंड आउट किया था उसका एरिया निकल गया 5500। तो इंक्रीमेंट कितना हुआ था, 500 का, किसके बेस पे हुआ, 5000 से। तो इसके इंक्रीमेंट जो हुआ है, इंक्रीज जो हुआ है वो कितने परसेंट का हुआ था, 10% का। तो यहाँ पे आपको समझ में इतना क्या आया है यहाँ पे कि जब लेंथ एंड ब्रेथ दोनों चेंज हुए थे तब ओवरऑल एरिया आपका 21% से चेंज हुआ था, जब लेंथ एंड ब्रेथ दोनों चेंज हुए। बट जैसे ही आपका सिर्फ लेंथ चेंज हुआ, लेंथ चेंज हुआ तो क्या चेंज हुआ, सिर्फ एरिया चेंज हुआ, बट परसेंटेज डिफरेंट है। परसेंटेज कितना है, 10% ही है, समझ में आपको। तो ये अलग अलग हो सकता है, बट अकॉर्डिंगली हमें देखना पड़ेगा कि किसमें चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, क्लियर। अरे समझ में आया कि नहीं, ये कैलकुलेट किया था हमने, अरे आपको बोला था ना कैलकुलेट करने के लिए, किया कि नहीं, एक दो तो क्वेश्चन सॉल्व करके देने दे। हाँ, चलिए, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 50%, देन इट्स, अच्छा ये वाला थोड़ा हमने रखा था, इसको रिजर्व रखा था एक्चुअली, रुको। ये सॉल्व किया था हमने रेडियस वाला, फिर उसके बाद हमने, उसके बाद हाँ ये मैंने आपको कल बताया था, ये भी याद कर लो कि अगर 10% सॉरी 100% इंक्रीज है मतलब डबल होता है, 200% इंक्रीज है तो मतलब 3 टाइम्स होता है ओरिजिनल के, 300% इंक्रीज होता है तो 400, एंड सो ऑन। 400 होता है तो 5 टाइम्स, 500% होता है तो 6 टाइम्स, ठीक है। उसके अलावा हाँ ये तो कल भी हमने देखा था, इस यहाँ तक हम लोग रुक गए थे। नाउ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीज बाय 69%, देन इट्स रेडियस विल इंक्रीज बाय व्हाट परसेंट। क्वेश्चन अभी उल्टा है, सही है ना। यहाँ पे एरिया इंक्रीमेंट दिया गया है और रेडियस का इंक्रीमेंट पूछा गया है। यूजुअली क्या दिया जाता था, रेडियस कितने से इंक्रीज हुई है और एरिया कितने से इंक्रीज होता है पूछा था। यहाँ पे यूजुअली दिया जाता था हमें कि रेडियस अगर आर है और वो इंक्रीज होके कुछ नई रेडियस बनती है, मान लो ये R1 है तो इसका नया जो रेडियस है वो R2 है, तो इसका एक कुछ एरिया रहेगा पहले A1, करेक्ट, मतलब इस रेडियस के साथ, और ये रेडियस के साथ A2 रहेगा। अगर मान लो रेडियस का 10% इंक्रीमेंट हो रहा है तो हमें पूछा जाता था कि बताओ कि अभी एरिया में कितना परसेंट का इंक्रीज हो, करेक्ट। अभी इस बार क्या दिया गया है, इस बार एरिया का इंक्रीमेंट दिया गया है कि अगर मान लो 10% एरिया इंक्रीज हो रहा है तो बताइए रेडियस कितना परसेंट इंक्रीज हो गया फिर डिक्रीज हो गया। तो बेसिकली तो इसमें इंक्रीज पूछा गया तो इंक्रीज हो गया, करेक्ट। तो इसको कैसे कैलकुलेट करें, फॉर्मूले में ही यूज करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ तो बेसिकली देखो, मैं क्या कह रहा हूं कि अगर मान के चलो एग्जांपल के लिए मान के चलो कि एरिया जो है मतलब दो रेडी सर्कल है, सर्कल 1 एंड
सर्कल 2। ठीक है, ऑब्वियस है कि सर्कल के ही एरिया है और रेडियस भी सर्कल की होती है। तो ये R1 है और ये R2 है, समझने के लिए अभी फिलहाल, करेक्ट। और ये हमारा ओरिजिनल सर्कल होगा कोई तो, और ये A2 वाला एरिया, ओरिजिनल सर्कल का एरिया A1 है और दूसरे जो इंक्रीज होने के बाद का एरिया A2 है। ओरिजिनल वाला जो एरिया है वो इंक्रीज हुआ है 69% से। तो अगर मान के चलो एग्जांपल के लिए हाइपोथेटिकली कि इसका एरिया जो था, इसका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर था, इसका एरिया जो था 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया का जो फॉर्मूला होता है सेंटीमीटर, फॉर्मूला जैसे यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, करेक्ट। इंक्रीज हुआ है कितना परसेंट से? 69% से। तो 100 पे 69% का इंक्रीज हुआ है, मतलब कितना एरिया बढ़ा होगा? 169, क्योंकि 100 पे 69% का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो 100 पे 69 सेंटीमीटर का इंक्रीमेंट होगा और नया एरिया हमारा निकल के आएगा 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं क्या, यहाँ पे R1 है तो पाई R1 का स्क्वायर, करेक्ट। और इसे ऐसे लिख सकता हूं क्या, 169 स्क्वायर जो है तो इसे पाई R2 का होल स्क्वायर 169, करेक्ट, वही होगा। क्योंकि पाई आर स्क्वायर 1 जो है, मतलब इस रेडियस के साथ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आया होगा। यहाँ पे रेडियस अननोन है, हमें नहीं पता, करेक्ट, ठीक है, क्लियर। तो अभी हमें पूछा जा रहा है कि भाई बताओ कि अभी जो R2 है वो कितना है, मतलब उसका इंक्रीमेंट कितना हुआ होगा तब जाके वो 169 बना। सही है ना, करेक्ट। तो इतना तो फिक्स है कि हमारा जो ये फॉर्मूला होता है ये किसके बेसिस के ऊपर निकलता है। ये जो फॉर्मूला, मतलब फॉर्मूला इन द सेंस ये जो वैल्यू निकली है वो चेंज कैसे होती है, किसी भी सर्कल की एरिया की वैल्यू कैसे चेंज होती है? हाँ, रेडियस के बेसिस पे होती है। इतना तो फिक्स है ना, हमने तो कल ही देखा कि रेडियस अगर चेंज हो रही है तो एरिया भी चेंज होता है, करेक्ट। इसका मतलब पाई का तो कुछ काम नहीं है वैसे देखा जाए, पाई तो सिर्फ ऐसे डिसाइडिंग फैक्टर है कि हाँ वो कांस्टेंट है ना। तो ये एक चीज याद रखो अभी मैं जो बताने वाला हूँ कि रेशियो एंड सॉरी परसेंटेज में, एरियाज में नहीं, हाँ, जो ज्योमेट्री के एरियाज है उसमें हमें लगेगा, बट यहाँ पे मेरा एक बात ध्यान से सुनो। सॉरी, जो क्वांटिटी आपको यूजुअली पूछी जाती है ज्योमेट्री में वो क्या क्या होती है, जैसे कि मान के चलो ये स्क्वायर है, इसका साइड दिया गया है, करेक्ट। ये 2 डायमेंशनल फिगर है, 2D फिगर समझते हो ना आपको, जिसमें सिर्फ लेंथ ब्रेड्थ होती है, इसमें थर्ड साइड नहीं होती। ठीक है, सिर्फ एक्स एंड वाई एक्सिस पे जो हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, करेक्ट। तो ये 2D इमेज है, तो इसमें साइड दिया गया है, तो एरिया इसका कितना होगा? साइड स्क्वायर है, करेक्ट। इतना तो फिक्स है। इसका वॉल्यूम निकल सकता है क्या? नहीं, क्योंकि ये 2D इमेज है। वॉल्यूम निकलेगा सिर्फ 3D इमेज का। 3D इमेज मतलब 3D ज्योमेट्रिक इसका, जैसे कि अगर मान लो ये क्यूब है, सॉरी ये स्क्वायर, इसी स्क्वायर को मैं अगर 3 डायमेंशनली बना देता हूं तो अभी ये क्यूब बन गया। तो अभी इसमें साइड भी है, मतलब ये वाली साइड, ये वर्टिकल वाली भी एक साइड है, दो दे आर सेम, सभी के सभी सेम रहेंगे क्योंकि स्क्वायर से ही बने हुए हैं। और इसकी जो इसे जिसे हम लोग ब्रेड करते हैं या फिर हम लोग, हाँ ब्रेड भी कहते हैं यूजली, ये भी हमारा क्या है, एक साइड ही है। इसका मतलब अगर मुझे क्यूब का एरिया निकालना है, क्यूब का एरिया नहीं, क्यूब का वॉल्यूम अगर मुझे निकालना है, तो वॉल्यूम क्या निकलेगा? ये साइड क्यूब, क्योंकि तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, करेक्ट। जैसे यहाँ पे साइड स्क्वायर है तो साइड क्यूब होता है, करेक्ट, सही है। ये तो वॉल्यूम निकला, वॉल्यूम है। वॉल्यूम मतलब क्या होता है कि अंदर की जितनी भी स्पेस है ना उस सबका वॉल्यूम होता है। मतलब कि पीछे वाला जितना भी, उसके अंदर का जितना भी एरिया रहेगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे घर में मान लो कोई, हमारे घर में छोड़ दो, कोई अगर मान के चलो आपने कुछ खरीदी क्या, उसका एक बॉक्स आपके पास आ गया, ठीक है, जैसे हम लोग शॉपिंग वगैरह करते हैं तो उसके बॉक्सेस आते हैं घर पे। उस बॉक्स के अंदर जितना भी स्पेस है ना वो तो तीनों तरफ है, सामने में भी है, इस डायरेक्शन में भी है, उस अप डाउन भी है, करेक्ट, सही है। तो अगर ये बॉक्स है तो उसमें अप डाउन भी स्पेस है, ऐसी भी स्पेस है, करेक्ट, और आगे पीछे भी स्पेस है, तो इसे वॉल्यूम कहते हैं हम लोग, करेक्ट। सो वो वॉल्यूम जो है तो उसमें 3 क्वांटिटी है, एक लेंथ है, ब्रेड्थ है और हाइट है। बट इस केस में लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों सेम ही है, तो वॉल्यूम हो गया। तो उसी तरीके से आपका इसका भी निकल सकता है, तो मतलब एरिया निकला और 3D इमेज का आपका वॉल्यूम निकला। बट मैंने ये कहा कि भाई हमें अंदर वाला एरिया कुछ काम का नहीं है जिसे हम लोग वॉल्यूम कह रहे हैं। मैंने सिर्फ इतना कहा कि मुझे सिर्फ इस साइड के जो भी स्पेसेस है, मतलब ये जो कुछ बॉक्स है उस बॉक्स का सरफेस एरिया, सरफेस का जो एरिया है, तो कितने सरफेस है इसको? 6 सरफेसेस है। समझ पा रहे हो कौन कौन से 6 सरफेस है? आप कुछ भी लेट से कि ये ले लो,
ये काइंड ऑफ सेम है, करेक्ट। एक सरफेस अप है, एक सरफेस डाउन, एक सरफेस फ्रंट में, एक सरफेस बैकवर्ड में, 4 हो गया। एक सरफेस राइट में, एक सरफेस लेफ्ट में, तो 6 हो गए। तो मुझे क्या कर, अगर इसे कहा जाता है, देखो 2D इमेज का आपका क्या निकल रहा है, एरिया। 2D में सरफेस एरिया और एरिया सेम ही होता है। 2D में सरफेस एरिया और एरिया सेम ही है, उसमें कुछ थर्ड एरिया नहीं होता, करेक्ट। 3D इमेज में वॉल्यूम होता है, उसके साथ साथ एक होता है सरफेस एरिया। क्या होता है, सरफेस एरिया, करेक्ट। तो 3D में दो क्वांटिटी आपको यूजुअली पूछी जाती है, करेक्ट। तो ये हो गया सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया यूजुअली उसके जो भी सरफेसेस है उनका निकलता है। अभी एक सरफेस का एरिया हमने तो कैलकुलेट करा हुआ है ऑलरेडी, इसका एरिया, ये सरफेस ही है, तो उसका हमने कितना किया हुआ है, साइड स्क्वायर। तो साइड स्क्वायर करा है, तो इसका एक सरफेस का एरिया निकलेगा, एक सरफेस का एरिया फ्रंट का निकलेगा, एक सरफेस का एरिया बैक का निकलेगा, करेक्ट। दोनों सेम ही रहेंगे, क्यों, क्योंकि वो क्यूब है, करेक्ट। सरफेस एरिया सेम ही है ना, करेक्ट। सेम वैसे टॉप का निकलेगा और बॉटम का भी निकलेगा, दोनों भी सेम है। और राइट का भी निकलेगा और लेफ्ट का भी निकलेगा। तो छह के छह ही जो आपके एरियाज है सिर्फ सेम है, सभी सरफेसेस सेम होने के कारण एरिया भी सेम है। तो अगर मुझे सरफेस एरिया निकालना है इसका क्यूब का, तो क्या रहेगा, 6, हाँ साइड स्क्वायर, मुझे पूरे क्यूब का निकालना है ना, क्योंकि 6 टाइम क्यों करना पड़ेगा, साइड स्क्वायर तो सिर्फ हमें एक किसी साइड का मिल रहा है, बट ऐसे कितने साइड है हमारे पास, 6। तो 6 साइड स्क्वायर हो गया, सिंपल। या फिर 6 साइड का एरिया इंडिविजुअली निकालो, ऐड कर दो, तो टोटल सरफेस एरिया निकल गया हमारा, करेक्ट। ये हो गया सरफेस एरिया, समझ में आया आपको। एक होता है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया मतलब एलए करके, अभी ये ऐसे है ना सरफेस एरिया, इसे कहा जाता है, और इसे ऐसे भी कहा जाता है टोटल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया में क्या होता है, लेटरल, लेटरल मतलब होता है सिर्फ हॉरिजॉन्टली जो आप देख पा रहे हो, इसका अप एंड डाउन वाले हम लोग कंसीडर नहीं करते। हॉरिजॉन्टली मतलब ये अगर बॉक्स को मैं ऐसे पूरा घुमा दूं, मतलब ये साइड का, इसे कहते हैं लेटरल एरिया। हॉरिजॉन्टल जो भी है, हॉरिजॉन्टल मैनर में हमारे पास ये सरफेस है, ये एक सरफेस है हॉरिजॉन्टल मैनर में, ये पीछे वाली भी सरफेस है हॉरिजॉन्टल मैनर में, ये भी हॉरिजॉन्टल मैनर में। तो अप एंड डाउन का छोड़ के जो भी एरिया होता है उसे हम लोग कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया आपका स्क्वायर का हो सकता है, रेक्टेंगल का हो सकता है, सर्कल का हो सकता है, सॉरी क्यूब का हो सकता है, स्फीयर का हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि स्फीयर को कुछ टॉप एंड डाउन होता ही नहीं है, तो उसका सिंपल सरफेस एरिया रहेगा, करेक्ट। तो कुछ ऐसे डायग्राम्स है जिनमें लेटरल सरफेस एरिया होता है। सिलेंडर का, सिलेंडर अगर वर्टिकल है तो उसका ये वाला एरिया रहेगा सरफेस एरिया, ये लेटरल में नहीं आएगा। बट उसको ऐसे रखा तो सिलेंडर को अगर ऐसे रखा तो क्या करोगे अभी। हाँ, तो कुछ कुछ क्वांटिटी लेटरल सरफेस एरिया सभी ज्योमेट्रिक डायग्राम्स का नहीं होता, इतना याद रख लो, ठीक है। सरफेस एरिया सबका होता है, क्लियर। तो बताना मुझे यही है कि सामने जाके ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं अभी, कि जहां पे सरफेस एरिया भी आपका चेंज होगा, ठीक है, सरफेस एरिया भी चेंज होगा। और आपको फिर अभी अगेन यहाँ पे जो कुछ आपका वॉल्यूम था किसके ऊपर डिपेंडेंट था, साइड के ऊपर, जैसे हमारा एरिया था वैसे ही था। तो इसका मतलब ये भी है कि जैसे अभी साइड चेंज होने के बाद, मतलब लेंथ या फिर ब्रेड चेंज होने के बाद एरिया चेंज होता है परसेंटेज में, वैसे वॉल्यूम भी तो चेंज होगा, क्योंकि ये जो वॉल्यूम के फॉर्मूले है वो उसी के बेसिस के ऊपर है। तो अगर मैंने साइड 10% से इंक्रीज कर दिया, अगर मान लो कोई, इसे क्यूबॉइड कहा जाता है वैसे, क्यूब या फिर क्यूबॉइड, ठीक है, क्यूब और क्यूबॉइड इसे कहा जाता है। तो अगर मान के चलो इसी क्यूबॉइड का या फिर क्यूब का सिंपल मैंने इसकी साइड अगर 10% से इंक्रीज कर दी, तो ऑब्वियस है आपका वॉल्यूम भी तो इंक्रीज होगा ना, सही है। जिस प्रकार से हमारा एरिया चेंज होता था जैसे ही साइड हम लोग 10% से इंक्रीज करते थे, तो इसका वॉल्यूम भी चेंज होगा 10% से। सेम वे से आपका सरफेस एरिया भी चेंज होगा, अरे यस और नो, क्योंकि सभी के सभी जो है सरफेस एरिया ले लो, वॉल्यूम ले लो या फिर एरिया ले लो, ये साइड के बेसिस के ऊपर ही तो डिराइव हो रहे हैं। सिर्फ इतना ही फर्क है, यहाँ पे साइड स्क्वायर एरिया दे रहा है, साइड का क्यूब वॉल्यूम दे रहा है, और 6 साइड स्क्वायर हमें सरफेस एरिया दे रहा है, करेक्ट। अरे समझ में आ रहा है आपको, क्लियर। तो बेसिकली मैं कहना यही चाह रहा हूं कि आपको जो भी हमारे 2D डायग्राम्स है, 3D डायग्राम्स है, 2D डायग्राम्स के तो एरिया होते हैं, उनके वॉल्यूम नहीं होते, तो एरिया के फॉर्मूले याद रखना जरूरी है। 3D डायग्राम्स के आपके वॉल्यूम होते हैं एज वेल एज सरफेस एरियाज होते हैं, उनके फॉर्मूले याद रखना जरूरी है। वो सामने आके वैसे भी आपको याद रखना जरूरी है क्योंकि ज्योमेट्री चैप्टर आने वाला है, करेक्ट। बट परसेंटेज में वही चैप्टर के जो फॉर्मूले है यहाँ पे हेल्प करेंगे, बट
परसेंटेज में ये टोटल हमारा चैप्टर तो ज्योमेट्री का तो है ही नहीं कि यहाँ पे सभी डायग्राम का पूछा जाएगा। तो यहाँ पे जो फेमस ऐसे जो डायग्राम्स है या फिर जो हम लोग क्या कह सकते हैं ज्योमेट्रिक फिगर्स है वो कौन कौन से है, जैसे मैंने अभी बताया आपको। अरे कहा गया, चला गया क्या? अच्छा पीछे गया था क्या? अरे और पीछे थे क्या हम लोग? हाँ एक पीछे थे। इनमें जो मोस्ट फेमस है जो परसेंटेज के हिसाब से पूछे जाने वाले क्वेश्चन है ये तीन है। ठीक है, वॉल्यूम भी पूछे जा सकते हैं बट वो मेंस के लिए ज्यादा ये रहेगा क्योंकि वॉल्यूम में थोड़ा फॉर्मूला डिफिकल्ट हो जाता है, कैलकुलेशन बढ़ जाते हैं। ठीक है ना, स्क्वायर करना इजी है, क्यूब करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, करेक्ट। तो कैलकुल मतलब इतना भी डिफिकल्ट नहीं है बट कैलकुलेशन बढ़ता है तो टाइम ऑब्वियस एंगेज होगा, करेक्ट। तो वो मेंस लेवल पे लेके जाएंगे। प्रीलिम में आपको एरिया लेवल पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे बट मेनली तो इनके ऊपर पूछे जाते हैं, करेक्ट। ठीक है, बट और भी ज्यादा उनको कॉम्प्लेक्स करना है तो दे देंगे सिलेंडर। सिलेंडर में तो फिर वो लेंथ आती है, ब्रेड रेडियस भी आती है, हाइट भी आती है, फॉर्मूला डिफिकल्ट हो जाता है वहां पे, करेक्ट। तो फिर अलग अलग रहेगा। ठीक है, क्लियर। चलो, तो बेसिकली यहाँ पे इन तीनों के ऊपर पहले फोकस करो, मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं पे आते हैं और 2D डायग्राम के ऊपर रहेंगे परसेंटेज के क्वेश्चन। 3D के ऊपर लेके जाना है तो उनको सिर्फ मेंस वगैरह में वो लेके जा सकते हैं, वॉल्यूम वगैरह जो हम लोग कह रहे हैं। ठीक है, वॉल्यूम या फिर सरफेस एरिया वगैरह। चलो तो ये, हाँ अभी वो छोड़ दो, मुझे ये बताना था, ये मिटा रहा हूं मैं वैसे। कल के क्वेश्चन मैंने बताया था हमने सॉल्व किए बट वो वैसे सॉल्व नहीं करने। जैसे कि हमने क्या किया था कि ये अगर मान के चलो लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, तो हमने अगर मान के चलो लेंथ 100 ली है, ब्रेड्थ 50 ली है, तो हम लोग क्या करते थे कि मैंने कहा कह दिया कि आपको लेंथ और ब्रेड्थ 10% से इंक्रीज हो रही है। तो हमने इंक्रीज करने के बाद लेंथ, नई जो लेंथ है वो निकाली 110, नई जो ब्रेड्थ निकाली वो निकाली हमने 55, करेक्ट। और उसके बाद हमने देखा कि भाई इसका एल और बी मतलब कि लेंथ और ब्रेड, ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया तो एरिया मिला ओरिजिनल वाला, और लेंथ एंड ब्रेड को मल्टीप्लाई किया तो नया वाला एरिया मिला। तो फिर हमने देखा कि नया एरिया पुराने एरिया से कितना ज्यादा है और उसके बेसिस पे हमने देखा कितना इंक्रीमेंट हुआ, करेक्ट। इतना करते बैठोगे मेन एग्जाम में तो आपका टाइम गया, करेक्ट। तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो आपको कैसे करना, ये तो मैंने कल जानबूझ के बताया क्योंकि मैंने कल भी बोला था बेसिक पता रहना जरूरी है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। मैं अगर डायरेक्ट फॉर्मूला बता दूंगा सॉल्व करने का तो वो तो आप वैसे ही रट्टा मार लोगे बट मेन एग्जाम में कंफ्यूजन होगा, करेक्ट। नहीं कुछ आया तो हमें बेसिक के ऊपर ही जाना पड़ता है बहुत बार, करेक्ट। तो अभी देखो, सक्सेसिव मेथड करके ये सिर्फ इसके लिए ही काम करती है ऐसा नहीं है, ये फॉर्मूला एक्चुअली इसका है भी नहीं जो हम लोग पढ़ रहे हैं। सक्सेसिव मेथड, अब ये सक्सेसिव मेथड या फिर सक्सेसिव मल्टीप्लीकेशन मेथड है क्या? जैसे कि ये मेनली कहाँ पे आती है पता है क्या? ये आती है मेनली आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पता है क्या है? आप जो लोन वगैरह लेते हो ना तो उसके ऊपर जो ब्याज देते हो आप जब तक आपका लोन चलता है, वो सिंपल इंटरेस्ट से नहीं रहता, कंपाउंड इंटरेस्ट से रहता है। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में मैं फर्क बता देता हूँ बेसिकली। अगर मान के चलो आपके फ्रेंड से आपने 100 रुपये उधार लिए, करेक्ट, 100 रुपये उधार लिए, उसका उसको बोला कि मैं हर महीने तुझे 1 रुपया उसके ऊपर ब्याज दूंगा, हर महीने 1 रुपया, मतलब पूरे साल का कितना हो गया, 12 रुपये। मतलब हर महीने में 1 रुपया ब्याज दूंगा। तो आपका फर्स्ट मंथ लेट्स से जनवरी है तो जनवरी में आपने उसको 1 रुपया रिटर्न किया। हाँ, उसको इसे क्या कहते हैं, प्रिंसिपल, ओरिजिनल अमाउंट। ठीक है, प्रिंसिपल कहते हैं जो आपने उधार लिया तो आपको वो तो वापस करनी है बट उसके साथ साथ आपको ब्याज भी देना है, करेक्ट। जैसे इंटरेस्ट कहते हैं तो जनवरी में 1 रुपया दिया, वैसे फेब में आपने 1 रुपया दिया, वैसे करते करते आप दिसंबर तक 1 रुपया दोगे तो टोटल मंथ हमारे 12 है, तो आप कितना दोगे, 12। अभी कभी कभी ऐसा होता है कि बैंक वाले जो होते हैं ना तो वो सबसे पहले क्या करते हैं, आपका जो ब्याज आ रहा है ना उसके इंस्टॉलमेंट्स लेते हैं। फिर उसके बाद आपका जो प्रिंसिपल होता है, इसे प्रिंसिपल कहा जाता है, जो ओरिजिनल अमाउंट जितना आपने बैच लोन लिया, करेक्ट। ये तो बैच आप इनिशियल डेज में, इनिशियल मंथ्स में आप तो बैच का इंस्टॉलमेंट देते हो, पता है क्या आपको? नहीं पता आपको? मान के चलो कि आपने अगर 10 लाख का लोन लिया, हो गया 10 लाख, हाँ, और एक चाहिए, ठीक है, और ये लिया 25 साल के लिए, एग्जाम्पल। तो सिंपल ऐसा है कि मैं एक मोटा मोटी गणित बता देता हूँ कि अगर मान लो 10 लाख का लोन ले रहे हो 25 साल के लिए ना, आपका ना डबल वापस जाने वाला है। डबल नहीं, 25 का अराउंड ले लो, 3 टाइम वापस जाएगा, मतलब 3 लाख आप वापस दोगे। 30 लाख, करेक्ट। ठीक है, 30 लाख वापस दोगे तो इसका मतलब 20 लाख आप क्या दे रहे हो,
बैच बैच दे रहे हो 20 लाख, करेक्ट। तो 20 लाख जो बैच दे रहे हो ना आप, तो उसको सबसे पहले वो रिकवर करते हैं बैंक वाले। तो 20 लाख के आपको इंस्टॉलमेंट में वो डिवाइड करके देंगे, इंस्टॉलमेंट में, करेक्ट। तो सबसे पहले 20 लाख के इंस्टॉलमेंट डाले जाएंगे, जैसे कि मान के चलो एग्जांपल के लिए आपको आ रहा है 10,000 रुपए महीना। तो 10,000 रुपए, 10,000 रुपए, 10,000 रुपए, ऐसे ये 10,000 रुपए, 10,000 रुपए दिए तो 12 महीने के कितने हो गए? 1,20,000। 25 साल के लिए ना थोड़ा, हाँ 1,20,000 हो गए ना। तो 1,20,000 तो सिर्फ एक साल के हो गए। ऐसा ही आपका बैच कितना है? 20 लाख का है। तो एटलीस्ट आपको 18 महीने लगेंगे वापस देने के लिए 20 लाख, करेक्ट। 18 महीने लगेंगे, टोटल 20 तो नहीं लगेंगे, 18 लगेंगे। बट ये 18 महीने सिर्फ आपने बैच वापस किया। उसके बाद आपका ये भी बचा हुआ है ना जो ओरिजिनल लोन अमाउंट है। तो बाकी महीनों में, मतलब 25 साल के लिए 18 के बाद की जितने भी फिर बचे हुए साल है, उसमें फिर आप ये वापस करते हो। हाँ, 18 साल, 18 साल तो वही बोला ना कि ये जो कुछ बैच है ये 18 साल में वापस दे रहे हो, क्योंकि एक साल में तो 1,20,000 ही दे रहे हो आप, 10,000 के इंस्टॉलमेंट के हिसाब से, करेक्ट। फिर उसके बाद आपके 18 साल में तो सिर्फ बैच जाएगा, फिर बचे हुए जो भी 25 साल के लिए लिया है ना, तो 18 साल के बाद जो भी बचे हुए ईयर है, 7-8 ईयर, उसमें आपका 1 लाख का 10 लाख का रिकवरी करेंगे वो, ठीक है। तो वो अकॉर्डिंगली वो फॉर्मूला होता है, वो छोड़ दो, बट ये बैंक की प्रोसीजर होती है, ये मैंने एक्स्ट्रा बता दिया। ये कुछ काम का नहीं है हमारे आज के लिए, ठीक है। बट मैं बता रहा हूँ कि एग्जैक्टली फॉर्मूला क्या है सक्सेसिव मेथड। सक्सेसिव मेथड में क्या होता है कि अगर मान के चलो आपके फ्रेंड से आपने 100 रुपया उधार लिया और उसको बोला कि भाई मैं, उसने ऐसे बोल दिया कि भाई देख, आप तू 100 तो ले रहा है, बट वो 100 रुपए तू मुझे एक साल के बाद वापस करने वाला है। तो भाई मैं तो यूज नहीं कर सकता, बट मुझे 100 के 100 नहीं चाहिए, मुझे एक्स्ट्रा चाहिए कुछ तो पैसा। तो बोलेगा कितना एक्स्ट्रा चाहिए? तो तू हर महीना मुझे 1 रुपया देगा 100 रुपए के ऊपर यूज करने का। तो एक एक रुपया अगर यूज करने का दे रहा है तो 12 महीने के 12 रुपए हो गए। तो अल्टीमेटली 100 रुपए तो वापस करने हैं, बट 12 रुपए भी करने हैं, तो टोटल अमाउंट कितनी बार वापस करने हैं? 112, करेक्ट। तो हर महीने आपने कितना रिटर्न किया था बैच उसके ऊपर? 1 रुपया, करेक्ट। बट ये था सिंपल इंटरेस्ट, इसे कहा जाता है सिंपल इंटरेस्ट। मतलब सिंपल है इंटरेस्ट, एक महीने में एक एक रुपया वापस करना। दूसरा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ये ऐसे कहा जाता है जो इकोनॉमिस्ट ने बड़े बड़े, या फिर जो जिनको नॉलेज है इकोनॉमिक्स की, कंपाउंड इंटरेस्ट इज द, वो सारे लोग बोलते हैं इट इज द एट वंडर। जिसने भी फाइंड आउट किया है ना कंपाउंड इंटरेस्ट, इट इज द एट वंडर। आपको समझ में नहीं आता, आप जॉब पे लगे रहे हो। मैंने अभी जो एग्जांपल दिया ना 10 लाख वाला, वो रियलिटी है। आप घर लेते हो, मान लो आपने फ्लैट ले लिया एग्जांपल, तो आपने, आपके पास अगर कोई जमा पूंजी है लेट से कि 10-15 लाख का डाउन पेमेंट कर दिया आपने, और बचा हुआ 25 लाख का लोन लिया, 35 लाख का ले लो, ठीक है। 35 लाख का लोन ले लिया, 50 लाख का आपका फ्लैट का, 15 लाख डाउन पेमेंट कर दिया खुद का पैसा। 25 लाख का जो लोन आपने 25 साल के लिए लिया है ना, आप पूरा आपका जीवन चला जाएगा, वो 25 लाख का 75 लाख वापस जाएगा आपका। समझ में आ रहा है? 3 टाइम्स अमाउंट, ये रफ है, एग्जैक्टली नहीं है, रफ है। तो आप वापस कितना देते हो पता है क्या बैंक वालों को? 75 लाख, 3 टाइम्स वापस देते हो। क्यों देते हो पता है क्या? उसके लिए एक ही कल्प्रिट है, वो है कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर वो सिंपल इंटरेस्ट से रहता ना वापस देने का मैटर, वो आपने ना हार्ट टू हार्ट 50 लाख ना पहले वापस, सिर्फ 50 लाख वापस किया रहता, एग्जाम्पल। ये रफली, इसका भी फर्क निकालते हैं हम लोग बाद में। मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट की वजह से, इसीलिए कहा जाता है इसे, ये कंपाउंड इंटरेस्ट को एट एट वंडर। क्योंकि जिसने भी ये इन्वेंट करा ना, उसने प्रॉपर बिजनेस करने का दिमाग लगा दिया है। जो बैंकर्स होते हैं ना, सबसे ज्यादा अगर कोई कमा रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, वो होते हैं बैंकर्स, जो पैसा उधारी पे देते हैं, करेक्ट। ये इन्वेस्टर, क्यों? बड़े बड़े जो ग्लोबल फर्म्स है, पता है आपको सबसे ज्यादा वैल्यूएशन किस कंपनी का है? वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वैल्यूएशन किस कंपनी का है? वैल्यूएशन समझ में आ रहा है? जिसकी वर्थ एप्पल की है, एप्पल की है। कितनी है? $3 ट्रिलियन, इंडिया के इकोनॉमी के बराबर। एक कंपनी की वर्थ है $3 ट्रिलियन अराउंड, जो हमारी है फिलहाल तो इकोनॉमी, पूरी जीडीपी इंडिया की। मतलब एक कंपनी इतनी बड़ी हो सकती है, एक कंपनी इतनी बड़ी हो सकती है कि पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट की जीडीपी से भी ज्यादा उसका जीडीपी, क्या बोलते हैं, रेवेन्यू है, करेक्ट। इतनी बड़ी कंपनी हो, क्लियर। तो वो इजीली मैनिपुलेट कर देती है, फिर पैसा डाल के हमारे मार्केट को डिस्टर्ब करेगी सब। तो उनके पास मसल पावर है, उनका मसल पावर कहा जाता है, पैसों का पावर, करेक्ट। तो बेसिकली मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, समझिए कि आपने, इस कंपनी का वर्थ $3 मिलियन का है। मैं अगर आपको ये कह दूं कि कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो इन कंपनियों के पैसे हैंडल करते हैं,
और वो मनी आप अगर सुनोगे ना, आप पूरा चकरा जाओगे, इतना बड़ा मनी वो हैंडल करते हैं। ठीक है, वो कितना मनी हैंडल करते हैं, 12 12 ट्रिलियन डॉलर उनके पास कैश में मतलब बैंक्स में वगैरह वगैरह सब कुछ। 12 मिलियन डॉलर का पैसा वो सिर्फ मैनेज कर रहे हैं, बड़े बड़े कंपनी। इनके पास तो सिर्फ ट्रिलियन डॉलर है, ये वैल्यूएशन है। ये वैल्यूएशन मतलब एक्चुअल मनी नहीं होता। वैल्यूएशन मतलब आपकी वर्थ होती है कि हाँ, आपको अगर अभी अभी आपको बेचा जाए तो 3 मिलियन डॉलर, 3 ट्रिलियन डॉलर शायद आपको मिलेंगे। बट वो एक्चुअल उनके बैंकों में पैसा नहीं होता, वो उसकी वर्थ होती है, कीमत होती है उस चीज। करेक्ट। बट ये लोग एक्चुअल 12 मिलियन ट्रिलियन डॉलर का पैसा हैंडल कर रहे हैं, एक्चुअल पैसा। इतनी बड़ी कंपनी होती है। ब्लैक रॉक करके कंपनी है क्या? ठीक है, ब्लैक रॉक हो गए, मैकेंजी हो गए, ये बड़ी जायंट कंपनी है। इनका पैसा, अंधा पैसा उनके पास, इतना खतरनाक पैसा वो मैनेज करते हैं। इनको कुछ नहीं लगता शेयर मार्केट गिराने के लिए। ये इंडिया, अभी हमारा शेयर मार्केट गिर रहा है 1 महीने से, सब एफआईआई वाले भाग गए। मतलब जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है ना, अचानक से निकल गई। तो हमारा मार्केट 1 साल से 1 महीने से गिर रहा है। अभी कुछ तो कल पर मतलब 1 हफ्ते से थोड़ा रिकवरी दिखा रहा है। क्यों गया? ट्रंप आया, पैसा निकाल के भाग गए सभी। जब तक उनको दिख रहा प्रॉफिट इंडियन मार्केट में, डाला पैसा इन्फ्लेट कर दिया। उनको कुछ नहीं लगता मार्केट गिराने में, किसी की इकोनॉमी डाउन करने में, किसी भी कंट्री की वगैरह। एक वो सोरोस बैठा उधर, मरने पे आ गया हो, वो तो पूरे वर्ल्ड को डिस्टर्ब करते रहता है। उसने इतना हरास किया था ब्रिटेन को कि उसका पूरा बैंक ही डुबा दिया था उसने। इतना बड़ा बैंक उस टाइम पे भी, ब्रिटेन, इंडिया की इकोनॉमी तब तो इतनी हिल नहीं थी, मतलब अच्छे खासी स्ट्रांग नहीं थी। उनकी इकोनॉमी तो इतनी स्ट्रांग थी। उसने पूरा इंग्लैंड, बैंक ऑफ इंग्लैंड को फेंक दिया, मतलब ऐसे ही घुटनों पे ला दिया था, इतना पैसा। इसी उसके काम ही वही है। अभी मोदी के पीछे लगा था, मोदी जी के पीछे। फिर इनको समझ में आ गया, मोदी जी इवेंट बन गए ना अभी। तो ये पहले ही भाप लेते अपने पे अटैक करने वाले दुश्मनों को। ठीक है, तो उसने दिमाग लगाया बराबर। मोदी जी हुशार हो गए अभी। ठीक है, मतलब हम भी एक्चुअली, हम लोगों के पास इतने पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी, हम लोगों के पास इतना मैन पावर नहीं था, बट हमारे पास अभी अच्छा खासा मैन पावर आ गया। तो हम लोग इतने इजीली डिस्टर्ब नहीं होते। बट कुछ चीजें होती है जो इनइविटेबल होती है, जो होनी है तो होनी है। मतलब उसको हम लोग ज्यादा रोक नहीं सकते। जैसे अभी ट्रंप आने के बाद इंडियन मार्केट से पैसा निकल गया, तो उसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। वो पैसा वैसे भी हमारा नहीं है, वो तो फॉरेन इन्वेस्टर का है, उन्होंने टेम्पररीली हमारे इधर इन्वेस्टमेंट करा हुआ है सो दैट कि हमारा मार्केट बढ़े। बट उन्होंने निकाल दिया तो 1 महीने से हमारा मार्केट गिर रहा है। 10 12 15 हजार से मार्केट गिर गया भाई। 15 हजार मार्केट बढ़ाने के लिए, 15 हजार शेयर पॉइंट मार्केट बढ़ाने के लिए मोदी जी को 1 1 साल लग रहा है। इन्होंने 1 महीने में गिरा दिया। ठीक है। तो बेसिकली मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट है, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। जिसको इकोनॉमिक्स में नॉलेज है, या फिर जिसका ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स में हुआ है ना, उसको समझता है प्रॉपरली है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट एग्जैक्टली क्या है। तो अभी आप एक बात समझिए, मैंने कहा था भाई 100 रुपए के, 100 रुपए का जो आपका लोन था, उसके ऊपर 1 1 रुपए हम लोग दे रहे हैं। अभी वैसे नहीं है कंपाउंड इंटरेस्ट में। कैसे अलग है कंपाउंड इंटरेस्ट? कंपाउंड इंटरेस्ट में भी 100 रुपए का लोन लिया आप, बैंक यूजुअली इस पे काम करते हैं, या फिर कोई भी लोन एजेंसी इस पे काम करती है। करेक्ट। तो अगर 100 रुपए का लोन लिया, तो यहाँ पे फर्स्ट मंथ में 1% का ही आपका क्या है, रिटर्न रेट है। यहाँ पे भी 1% का ही था पर मंथ, यहाँ पे भी 1% का ही है पर मंथ। बट यहाँ पे फिक्स था, हर मंथ में 1 1 रुपया जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट मंथ पे 1 रुपया में 1 रुपया तो जाएगा, बट दूसरे मंथ में 1 रुपया नहीं जाएगा। फेब में 1 रुपया नहीं जाएगा। फेब में जाए 1 रुपया किसके ऊपर है? 1%। 100 का 1% कितना होता है? 1 रुपया। करेक्ट। तो हर महीने 1 1 रुपया जा रहा था अगर सिंपल इंटरेस्ट है, क्योंकि 100 का 1% ही उसने रिटर्न मांगा था आपके दोस्त ने। हर महीने तू 100 के 1% जितना लोन लिया, उसका 1% तू रिटर्न दे। बट कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसे काम नहीं करता। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या कहता है कि 100 का 1% मतलब पहले मंथ में तो एक जाएगा, बट अभी जो भी 1 रुपया ब्याज आए ना, तेरी टोटल अमाउंट होगी 101। तो दूसरे महीने में तेरा जो लोन रहेगा, सॉरी इंटरेस्ट रहेगा रिटर्न करने का, वो 101 का 10% रहेगा। क्योंकि फर्स्ट महीने का जो बैच था वो अभी ऐड हो गया फेब्रुआरी के बैच के कैलकुलेशन में। फेब्रुआरी का बैच का कैलकुलेशन कैसे होगा? अभी 100 के ऊपर नहीं होगा, वो होगा 101 के ऊपर। तो 101 के ऊपर जब होगा तब ये बनेगा 1.01। अभी 1.01 ऐड होगा 101 में। तो हमारा मार्च महीने का जो कुछ, मार्च महीने, सॉरी,
मार्च महीने का जो बैच जाएगा वो जाएगा 102.01 के 10% पे। समझ में आ रहा है आपको? 102 के, तो यहाँ पे 2 जीरो काट दो, ये भी गया, ऑलमोस्ट ये भी गया मान के चलो, क्योंकि ये भी जीरो है। तो 1.02 हो गया फिर से एक बार। तो तीसरे मंथ का जो बैच जाएगा, मतलब यहाँ पे एक गया, 01 गया, मार्च का अराउंड वो जा रहा है 1.02। करेक्ट। तीसरे महीने में कितना जाएगा? 1.02 में ऐड हो जाएगा। सॉरी, इसमें भी ये तो पहले बैच ऐड होगा। करेक्ट। तो ये ऐसे बढ़ते बढ़ते जाएगा, मतलब क्या? हाँ, देखो ये 1.01 आया था तो इसके ऊपर बना, यहाँ पे आया था 1.03, 103.03 हो जाएगा, क्योंकि 01 में 02 ऐड हो जाएगा ना, 1.02, तो 103 पे। तो फिर अभी नया जो बैच रहेगा मार्च का या फिर अप्रैल का, वो रहेगा 103 रुपए के ऊपर। तो ऑब्वियस है कि हर महीने आप क्या दे रहे हो, बैच अलग अलग दे रहे हो। तो एक बात समझिए, ये अमाउंट जो है ना यहाँ की, ये जो कुछ बैच है या फिर ये अमाउंट है, वो उतनी ही बढ़ती है जितने मंथ्स बढ़ते हैं। आप इतना ऑब्जर्व किया कि आपने फर्स्ट मंथ में जनवरी में उसने 1 रुपया दिया, यहाँ पे भी 1 रुपया दिया। तो सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट मंथ में सेम ही होता है। फर्स्ट मंथ पे कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि आपका बेस सेम है ना। यहाँ पे भी 100 के ऊपर हमने 10%, 1% कैलकुलेट किया तो 1 रुपया है, यहाँ पे भी 100 के ऊपर एक। बट जब फेब का कैलकुलेट कर रहे थे तो यहाँ पे 100 रुपए पे 1% कैलकुलेट किया तो 1 रुपया है। बट यहाँ पे 100 पे कैलकुलेट नहीं हुआ फेब का, 100 यहाँ पे हुआ 101 पे कैलकुलेट। तो जितना ज्यादा आपका मंथ बढ़ते जाएगा उतना ज्यादा आपका बैच बढ़ते जाएगा। और ये है मैजिक कंपाउंड इंटरेस्ट का। जब आप लेते हो 10 लाख का लोन, वापस देते हो 20 लाख का इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट है, चीप इंटरेस्ट। टोटल अमाउंट 30 लाख वापस किया अपने बैंक को। तो समझ में आ रहा, 25 साल में आपने 30 लाख रुपए वापस किए बैंक को, 10 लाख रुपए लिए थे सिर्फ, डबल तो बैच ही वापस किया आपने। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। तो अभी ये कैलकुलेट करने का सक्सेसिव मेथड एक फॉर्मूला है, ये मैं बाद में जाके जब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाऊंगा ना, तभी पढ़ाऊंगा। तो बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट आपका जो कैलकुलेट हो रहा था वो हो रहा था 100 पे। मैंने सिंपल कहा कि भाई 100 का 10% बताओ, तो आप बोलोगे सर ऐसे ही करना है। 100 का 10% मतलब जीरो जीरो कैंसिल कर दो तो 10 ही निकल के आ जाएगा। 100 का 10% मतलब 10 रुपीज। ठीक है, 100 रुपए का 10% 10 रुपीज होता है। करेक्ट। बट मैंने आपको कहा सक्सेसिव मेथड, तो सक्सेसिव मेथड वो है सक्सेसिव मेथड। समझ में आ रहा है कि जैसे ही पहले मंथ का आपका बैच उसमें ऐड होगा, तो आपका फिर नेक्स्ट मंथ का जो बैच रहेगा वो 100 के ऊपर नहीं निकल रहा है, वो 101 के ऊपर निकल रहा है। फिर क्यों निकला? क्योंकि जनवरी का जो कुछ बैच था वो ऐड होके आपकी जो लोन अमाउंट बोलते हैं हम लोग, वो 100 नहीं हुई, अभी वो 101 बन गई। मतलब लोन अमाउंट अभी बढ़ते चल रही है, ऐसा है। फिर उसके बाद तीसरे महीने में पहले 2 महीने का आपका ऐड हुआ है, जो भी बैच है फिर तीसरे मंथ की जो कुछ आपका लोन अमाउंट निकला या फिर इंटरेस्ट निकला, वो निकला पहले 2 मंथ के जो भी आपकी इंटरेस्ट है वो ऐड होके। ठीक है। तो हर महीने में वहां पे 100 के ऊपर 10% नहीं निकल रहा है, या फिर 1% नहीं निकल रहा है। हर महीने में प्रीवियस वाला जो इंटरेस्ट है वो ऐड होते जा रहा है, और वो बन रही है नई लोन अमाउंट, और उसका निकलते चलता है। समझ में आया? करेक्ट। तो अभी ये नॉर्मल फॉर्मूला है कैलकुलेट करने का, वो भी उसका भी फॉर्मूला होता है, उसका एक फॉर्मूला होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 + R/100 पावर n। तो इसका मतलब ये होता है, प्रिंसिपल मतलब होता है जितना आपने लोन लिया है, लेट से 10,000 का लोन लिया आपने। करेक्ट। वन क्या होता है? वन तो वन ही है। आर होता है रेट, अगर मान लो 10% से आपने लिया है। एन होता है कितने साल के लिए, पीरियड, मतलब 25 साल के लिए है तो 25। ये पावर है, ये फॉर्मूला है। और ये इतना यूनिवर्सल फॉर्मूला है ना, यूनिवर्सल फॉर्मूला, ये कंपाउंड इंटरेस्ट भी कैलकुलेट कराता है। यही आपको, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, या सॉरी यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं चाहिए था, यहाँ पे चाहिए था टोटल अमाउंट जो रिटर्न कर रहा है इंक्लूडिंग। तो यहाँ पे जो भी आंसर आएगा इसका कैलकुलेट करने के बाद, उसमें ऑलरेडी इंक्लूड रहेगा इंटरेस्ट। ठीक है, क्लियर? तो इंटरेस्ट प्लस आपकी अमाउंट वो इंक्लूड रहेगा इसमें। तो ये फॉर्मूले से आपका निकलता है कंपाउंड इंटरेस्ट। इससे ही निकलता है आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ, कितनी पॉपुलेशन ग्रोथ होगी इस रेट के हिसाब से, अगर इस रेट से निकलता है तो इससे ही कैलकुलेट होता है आपका। और कुछ तो है, मतलब ये सेम फॉर्मूला आपको 3 जगह लगता है मेनली तो। ठीक है। तो इस तरीके से बढ़ते चलेगा बढ़ते चलेगा। बट इसको आपको शॉर्ट, मतलब जो मैंने बताया था ना इसके पहले कि भाई आपको 10 लाख का आपने लोन लिया, तो ये फॉर्मूले से आपका 10 लाख का लोन कैलकुलेट होता है एक्चुअली। ठीक है। तो वो जो कुछ आप ऑनलाइन देखते हो ना कि भाई कैलकुलेटर, इंटरेस्ट कैलकुलेटर कितना है, तो एक्चुअली वो भी इस पे ही डिजाइन हुआ है, इसी फॉर्मूले के ऊपर। करेक्ट।
तो हम लोग ये क्या क्या बताना चाह रहा हूं मैं आपको कि जो बढ़ोतरी हो रही है वो एक सक्सेसिव मेथड है, इसे कहा जाता है सक्सेसिव एडिशन। सक्सेसिव मेथड है ना हमारा नाम। जैसे कि सक्सेसिव एडिशन क्या हुई थी, वहां पे 100 रुपए का लोन था, फर्स्ट मंथ पे 1 रुपया आपका क्या है, बैज है, बट सक्सेसिवली वही बैच ऐड हुआ फेब के इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने में। करेक्ट। फेब का इंटरेस्ट जो कैलकुलेट हुआ 100 के बेसिस पे हुआ क्या, नहीं, वो 101 का 1 से 1 के बेसिस पे कैलकुलेट हुआ, क्योंकि जनवरी में ऑलरेडी 1 रुपया आपको क्या आया था, इंटरेस्ट आया था। वो इंटरेस्ट ऐड हुआ ओरिजिनल हमारे प्रिंसिपल में, मतलब लोन अमाउंट में 101 बना। अभी फेब का आपका जो लोन निकलेगा वो 101 के बेसिस पे निकलेगा। समझ में आ रहा है आपको? तो ये इसी कहा है सक्सेसिव मेथड, मतलब सक्सेसिवली ऐड होते चलता है हर महीने की। मतलब जैसे जैसे आगे जाएगा कैलकुलेशन हर महीने का, तो वैसे वैसे पीछे वाले इंटरेस्ट उसको ऐड होके फिर आपका नए बेसिस के ऊपर आपका नया इंटरेस्ट निकलेगा। करेक्ट। तो ये सक्सेसिव मेथड के लिए ये फॉर्मूला होता है। बट यही फॉर्मूला आपको अवॉइड करना है तो हमारे पास एक मेथड है। मतलब ये मेथड वैसे 2 या 3 साल के लिए आप इजीली यूज कर सकते हो, उसके बियॉन्ड करना है तो हमारा बेसिक फॉर्मूला ही है। ठीक है। तो अगर मान के चलो आपका मतलब मैं कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्म में बता रहा हूँ। ठीक है। तो अगर जनवरी और फेब में 2 मंथ में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 100 रुपए के लोन के ऊपर। ठीक है। और आपका बैच अमाउंट है 5%। कि इसका मतलब ये हो गया कि 100 रुपए का लोन लिया आपने, तो हर महीने आप 5% का रिटर्न दोगे। मतलब हर महीने मुझे आप 5 रुपए रिटर्न करोगे। बट सिंपल इंटरेस्ट होता था, आपने क्या किया रहता, हर महीने में 5 5 5 5 रिटर्न किए रहते। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा होता है क्या, नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट मंथ का तो 5 रुपए निकलेगा, ठीक है, बट वो 105 रुपए कितना आएगा हमारा, इंटरेस्ट आएगा। ठीक है। बट यही 5 रुपए फिर हमारे ओरिजिनल लोन में ऐड हो जाएंगे, और अभी हमारा नया जो लोन अमाउंट बनेगा वो 105 रुपए बनेगा। तो फर्स्ट मंथ में आपका जो लोन इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ, तो उसका बेस था 100। बट फेब का अभी लोन इंटरेस्ट जब कैलकुलेट होगा, तो वो 100 के बेसिस पे नहीं होगा, वो 105 के बेसिस पे होगा। तो 105 का 5% होगा वो। समझ में आ रहा है आपको? 105 का 5% और डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पे 30 का भाग चला जा रहा है, तो अराउंड ये कितना होगा, आधा, कितना होगा, 55। एक जीरो गया, एक जीरो, 5.2 समथिंग। ठीक है, 5.2 समथिंग होगा। क्लियर? तो 5.2 आ रहा है इसका, तो यहाँ पे आपका जो इंटरेस्ट जाएगा वो 5.2। बट यही 5.2 किस में ऐड होगा फिर अभी, 105 में। तो फिर जब मार्च का निकलेगा आपका इंटरेस्ट, वो निकलेगा 105 प्लस 5.2, मतलब 110.2। तो 110 का 5% निकलेगा अभी, वो रहेगा इसका लोन। तो आपको इतना तो समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे आगे बढ़ रहे आपका बेस बढ़ते चल रहा है। पहले 100 था, 100 के ऊपर 5% निकला, फिर 105 के ऊपर 5% निकला, अभी 110.2 के ऊपर 5% निकल रहा है। तो जितना आपका ड्यूरेशन बढ़ते चलेगा उतना ही ज्यादा आपका इंटरेस्ट बढ़ते चलेगा। करेक्ट? ठीक है। तो ये कैलकुलेट करना है, तो हमें क्या है, जैसे कि मैं 2 के लिए बता रहा हूँ, 3 के लिए भी बताऊंगा, बट पहले तो 2 के लिए देखो क्या करना है ना, कि मुझे बताओ कि रेट क्या था हमारा, 5%। कितना तो फिक्स है, 5% रेट था। क्लियर? और मेन आपका क्या था, बेसिक 100 लोन अमाउंट था। तो 5% 2 बार लगा, मतलब कि 5% यहाँ पे भी लगा, यहाँ पे भी लगा। सिर्फ पहली बार जब 5% लगा तब आपका बेस 100 था, दूसरी बार जब 5% लगा तब 105 था। सही है। बट लगा तो 5 ही% ना, बट सिर्फ आपका बेस चेंज है, यहाँ पे 100 पे 5% लगा, वहां पे 105 पे 5% लगा। करेक्ट? तो अभी इसे मुझे अगर डायरेक्ट निकालना है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, 5% है ना, तो 2 साल है, मैं जस्ट तो 2 साल है, तो इसे ए एंड बी कह रहा हूं, मतलब ए मंथ बी मंथ। करेक्ट? सो करना क्या होता है, ए इंटू बी करो, सॉरी ए प्लस बी करो। ठीक है। परसेंटेज इसको छोड़ दो, इसको भूल जाओ फिलहाल, इसको कैसे करना है मैं बताऊंगा। तो ए प्लस बी करना है, प्लस ए इंटू बी डिवाइडेड बाय 100, वही निकलने वाला है। करेंगे कैलकुलेशन। देखो, यहाँ पे ए मतलब क्या, फर्स्ट मंथ का परसेंटेज 5% था। ठीक है। दूसरे मंथ का परसेंटेज 5% था। करेक्ट? यहाँ पे ए इंटू बी मतलब फर्स्ट मंथ का और सेकंड मंथ का डिवाइडेड बाय 100। इसका कैलकुलेशन करो कितना निकल के आता है, 5 + 10 होगा। मतलब मैं एग्जैक्टली बॉर्ड मार्क्स अगर सॉल्व करना है तो इससे पहले मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। करेक्ट?
तो मतलब इफेक्टिवली सेम ही होने वाला है, 5 + 5 और यहाँ पे 25 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे प्लस साइन है, और यहाँ पे 25 होगा और डिवाइडेड बाय 100 होगा, सही है, करेक्ट। A+B प्लस A × B डिवाइडेड बाय 100, इसको अगर कैलकुलेट करते हो तो 10 पॉइंट कितना आया, 25, क्योंकि 25 को 100 से डिवाइड करो 0.25 होगा, सही है ना। इसका आंसर कितना आएगा, 10 प्लस 0.25 आएगा। इसको डिवाइड करोगे तो 5 + इसको डिवाइड करो 5, 0.2, तो इफेक्टिवली ऐड करोगे तो 10.25, करेक्ट, सही है, 10.25। तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब क्या होता है, सक्सेसिव एडिशन में आपका बैच निकल के आया 10.25। ओरिजिनल अमाउंट कितना था हमारा, मतलब लोन अमाउंट 100, तो 2 महीने के बाद आपको रिटर्न कितना करना है, 110.25 वापस करना है, करेक्ट। ये अगर उस फॉर्मूले से निकालते हो तो भी आता है, जो हमारा फॉर्मूला था P1 + R/100 n, करेक्ट, कितना था, 100 रुपए का लोन है हमारा, 1 + रेट कितना है, 5 है, डिवाइडेड बाय 100, कितने टाइम के लिए, मंथ के लिए। एक्चुअली यहाँ पे ना एक गड़बड़ है, गड़बड़ मतलब क्या है, ये जो एन होता है ना वो पर ईयरली होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मंथ अगर करने तो 1 बाय, एक काम करता हूँ मैं आपको कैलकुलेट करके 100, इसको कैलकुलेट करो कितना आएगा, 105 डिवाइडेड बाय 100 होल स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो 105 बनेगा, डिवाइडेड बाय, तो 100 × यहाँ पे इसको डिवाइड करूंगा तो 1.05 है, मतलब 100 को 105 को 100 से डिवाइड करो, 1.05 का स्क्वायर हो जाएगा। 1.05 का स्क्वायर कितना होता है, 1.05 का स्क्वायर करो करो कैलकुलेटर के ऊपर, हाँ, आया किसी का, 1.05 का स्क्वायर करो, या फिर वो हमने पढ़ा है ना, 1.125, सही है, वो 100 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इसका आंसर कितना निकल के आएगा, 110.25, ठीक है। कितना निकल के आया था, ये बैच था, तो इसमें अगर मान लो 100 ऐड हो जाते तो 110.25 आया, सेम ही तो है, ये बैच निकला था सिर्फ, बट उसको अगर मैं अमाउंट के साथ ऐड करता हूँ तो 110.25 आया। तो ये फॉर्मूले से कंबाइन मिल जाता है इंक्लूडिंग बैच, इससे हमें बैच अलग निकलता है और हमें ओरिजिनल जो अमाउंट होती है उसको करने के बाद टोटल अमाउंट यहाँ से निकलती है, करेक्ट, ठीक है। तो बताना ये है मुझे कि ये 2 महीने के 2 हफ्तों के लिए जब कैलकुलेट, सॉरी 2 ईयर के लिए जब कैलकुलेट करना है, मतलब 2 बार सक्सेसिव जब मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, मतलब फर्स्ट मंथ में भी 5% लग रहा है, दूसरे मंथ में भी 5% लग रहा है, तो इसे कहते हैं सक्सेसिव, करेक्ट। सक्सेसिव का मतलब समझ में आ रहा है, फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ, जितना भी जा सकता है ईयर वाइज, करेक्ट, कितना भी जा सकता है वो, 10 मंथ के लिए जा सकता है, 10 साल के लिए जा सकता है, बट सक्सेसफुली जाएगा, करेक्ट। तो आएगा तो सेम ही आंसर, क्लियर। बट कभी कभी क्या होता है ना, वो फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट उसमें वही है कि वहां पे 1.05 का आपको स्क्वायर करना है, वहां पे अगर डिफिकल्ट स्क्वायर हो गया तो फिर गड़बड़ हो जाता है। तो 2 साल के लिए, 3 साल के लिए ना हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला, कि 3 साल अगर कोई कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ रहा है, 2 साल के लिए कोई कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो यहाँ से हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकलता है इजी, करेक्ट। तो वो हम लोग ओरिजिनल उसमें ऐड कर सकते हैं। तो अभी आप बोल रहे हो कि सर ये चल रहा है हमारा चैप्टर परसेंटेज का, और हम लोग देख रहे थे एरिया स्क्वायर, स्क्वायर एरिया का, एरिया निकाल रहे हम लोग स्क्वायर का, फिर उसमें परसेंटेज बढ़ा रहे थे, ये कहाँ से आ गया बीच में कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह। तो मैंने कहा था कि भाई ये जो फॉर्मूला है ना, आ गया हो ये वाला, ये याद रखना है सिर्फ अभी, ये इससे याद रखो, ये फॉर्मूला बड़ा पावरफुल फॉर्मूला है, ये आपका 2 साल के लिए, इसके बाद 3 साल के लिए भी है, मैं कैसे निकालता है वो बताता हूँ, 2 तरीके से निकाल सकते हैं हम लोग 3 साल के लिए, करेक्ट। बट ये फॉर्मूला जो है ना, ये फॉर्मूला अभी जो हम लोग आज की गणित करेंगे ना, उसको जो कल की सॉल्व किया, जो इतनी लंबी प्रोसेस हमने सॉल्व करने के लिए ली, वो ना चुटकियों में सॉल्व कर देगा ये फॉर्मूला, ये मैजिकल फॉर्मूला, करेक्ट। तो क्या फॉर्मूला है, A+B, मतलब ए का मतलब समझ में आ गया आपको, कि ए और बी ये परसेंटेज डिनोट कर रहे हैं, अमाउंट नहीं, ये सबसे पहले ध्यान में रखो, करेक्ट। ये था फर्स्ट मंथ के लिए, दूसरे मंथ के लिए, इसका मतलब ये हो गया कि सिंपल,
इतना समझ में आ गया ना? ठीक है, अभी देखो मैं क्या करने वाला हूँ। अभी देखो, ये हमारा क्या है, लेंथ एंड ब्रेड। एक कल का एग्जांपल लेते हैं हम लोग और समझते हैं उसको। हाँ, देखो लेंथ थी हमारी 100, करेक्ट? लेंथ थी 100, ब्रेड कितनी थी? 50। ठीक है, दोनों में इंक्रीमेंट कितना था? 10% का इंक्रीज था। अभी मुझे बताओ, हमें लेंथ एंड ब्रेड कभी दी जाती थी क्या? नहीं, सिर्फ इतना बोला जाता था कि लेंथ 10% से बढ़ रही है और ब्रेड 10% से बढ़ रही है। उन्होंने एक्चुअल बोला नहीं था कि भाई 10 आपका लेंथ 100 है, ब्रेड 50 है, तो उसके बाद अगर 10% का इंक्रीमेंट होता है तो बताओ फिर नए वाला जो कुछ एरिया रहेगा, नए वाले फिगर का मतलब इंक्रीज होने के बाद, करेक्ट, उसका एरिया कितने परसेंट से बढ़ेगा, ऐसा नहीं कहा उन्होंने। लेंथ और ब्रेड दी नहीं थी, सिर्फ इतना बोला था लेंथ बढ़ती है 10% से, ब्रेड बढ़ती है 10% से। अभी बताओ नया एरिया जो निकलेगा वो पुराने वाले एरिया से कितना ज्यादा परसेंटेज में बढ़ा, बस इतना ही बोला था, करेक्ट। तो ये तो हमने समझने के लिए कंसीडर करे थे कि भाई अगर लेंथ 10% बढ़ती तो 110 बनेगी, ब्रेड अगर 10% से बढ़ते तो 55 बनेगी। फिर उसके बाद हमने नया एरिया फाइंड आउट किया, पुराना एरिया देखा, नया एरिया देखा, उसके बाद उसका डिफरेंस देखा, डिफरेंस हमारा निकला था इसके बेसिस के ऊपर, इसके एरिया के बेसिस के ऊपर, फिर वो कैलकुलेट करते बैठे। तो इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस ना, करेक्ट। अभी मैंने कहा कि आपको भाई इतना करने की जरूरत ही नहीं है। आप जो आंसर आया था, इसका आंसर कितना निकल के आया था वैसे एरिया का? कितने परसेंट का एरिया था इंक्रीज हुआ था? 21% का था, याद है ना? 21% एरिया में बढ़ोतरी हुई थी। अगर 10% का इंक्रीज होता है लेंथ एंड ब्रेड, तो टोटल एरिया जो इंक्रीज होता है नए वाले डायमेंशन के साथ, वो 21% का है, करेक्ट। तो हमने एक लॉन्ग प्रोसीजर फॉलो की थी, पहले 10% का इंक्रीमेंट निकाला लेंथ एंड, फिर एरिया निकाला ओल्ड के साथ न्यू के साथ, एरिया का डिफरेंस, फिर उसके बाद परसेंटेज इंक्रीज निकाला। मैंने कहा कि भाई ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी डिवाइडेड बाय 100 से ही आपका आंसर निकल जाता है। उतना लंबा प्रोसीजर करने की जरूरत ही नहीं है। कितना बढ़ रहा है लेंथ? 10% से। यहाँ पे ए एंड बी मतलब लेंथ एंड ब्रेड ऐसे समझिए, करेक्ट। ये एरिया इंक्रीज दिखाएगा, ये परसेंटेज इंक्रीज बताएगा या फिर डिक्रीज बताएगा। ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज कैसे यूज करना है तो मैं बताऊंगा। परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है, इन एरिया। हाँ ठीक है, देखो ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी डिवाइडेड बाय 100, ऐसे, करेक्ट। तो इसमें हमारा पहली बार जो लेंथ है वो 10% से बढ़ा, ब्रेड भी हमारा 10% से बढ़ा, और दोनों का मल्टीप्लीकेशन है यहाँ पे 10 × 10 डिवाइडेड बाय 100। क्लियर? तो 10 + 10, वैसे देखा जाए तो ठीक है, बॉड मास जिसे लगता है कि बॉड मास पहले कर ले, तो यहाँ पे 100 होगा डिवाइडेड बाय 100 होगा, करेक्ट। सो 100 प्लस सॉरी 10 + 10 20, और यहाँ पे 100 वैसे भी कैंसिल होके यहाँ पे 1/1 आएगा, मतलब 1 ही आएगा। तो कितना निकल के आया? हो गया, बस खत्म। 21% आंसर था, कल का भी वही था, आज का भी वही है, बट कल हमने पूरा प्रोसीजर फॉलो किया था। आप बोल रहे हो कि सर ऐसे डायरेक्ट क्यों नहीं बता देते आप? इतना कल फॉर्मूले से सॉल्व करने के लिए बोल दिया, हमने कितना सॉल्व किया कल। मैंने अभी बोला है कि ये ना है शॉर्टकट। शॉर्टकट इन द सेंस ये थोड़े गणित के फॉर्मूले को रिस्ट्रक्चर, रिस्ट्रक्चर मतलब अप्लीकेबिलिटी देखते हुए हमने इसको समझा है, करेक्ट। अदरवाइज ये फॉर्मूला आपके मतलब कंसेप्चुअली अगर देखा जाए तो ये मतलब कंसेप्चुअली अगर देखा जाए तो ये डायरेक्ट अप्लीकेबल नहीं होते। कंसेप्ट हमारा कल का ही है, ये तो सिर्फ अभी हमने उसके कंसेप्ट को रिस्ट्रक्चर करते हुए इस फॉर्मूले में उसको फिट करा, इसीलिए ये अप्लाई हो जाता है, बट नॉट नेसेसरी ये सभी तरफ अप्लाई होगा, करेक्ट। सभी तरफ अप्लाई नहीं होगा, यहाँ पे फिट बैठ गया उसका जो नेचर था क्वेश्चन का, तो इसलिए आंसर दे रहा है, बट ये फॉर्मूला सभी तरफ आंसर देगा कैसे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्लियर? यहाँ पे फिट बैठता है तो यहाँ पे आंसर देगा, तो फिट बैठ रहा है तो आप यूज करना सीख लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है, करेक्ट। अगर आंसर मुझे चुटकियों में मिल रहा है, वहां पे उतनी प्रोसीजर सॉल्व करने के लिए मुझे इतने बड़े बड़े कैलकुलेशन करने पड़ते हैं, फिर ये उसको 100 पकड़ो, उसको 50 पकड़ो, फिर अरे इधर में तो जितना जितना हो रहा है खत्म काम। किसमें एक चीज कांस्टेंट है तो हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट।
और सिर्फ लेंथ बढ़ा ब्रेथ नहीं बढ़ा तो ये हाँ फॉर्मूला नहीं होगा। अप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि वहां पे क्या होता है, एक ही वैल्यू वेरी हो रही है ना, ओरिजिनल तो वही रह रही है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं आ रहे। तो नहीं, उसमें भी फिट बैठ जाएगा। कैसे फिट बैठता है मैं बताता हूँ। बैठता है, बैठता है। मुझे बताओ कि लेंथ अगर 100 की 10% बढ़ी, ब्रेथ आपकी कितनी बढ़ी है? कुछ नहीं। तो इसका मतलब इसमें इंक्रीमेंट हुआ है 10% का। मतलब ए अगर मान के चलो हमारा लेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है, बी हमारा ब्रेथ रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसमें 10% का चेंज है, इसमें कितने परसेंट का चेंज है? कुछ नहीं। कुछ नहीं मतलब कितना? 0% का चेंज। तो बी कितना हो जाएगा? 0%। तो मैं अगर ए को 10% रख रहा हूँ, जो 10% लेंथ का इंक्रीमेंट है, बी को मैं 0 रख रहा हूँ, यहाँ पे 10 × 0 होगा। 10 × 0 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये टर्म 0 होगी, बी टर्म 0 होगी, बचा क्या? ए। ए कितना है हमारा? 10। आंसर कितना आएगा? 10। कल भी कितना आया था? 10 ही आया। वो फिट बैठता है। ठीक है। कल भी 10% ही आया था, दिखा दूं? ये वाला था। लेंथ हमने 100 ली थी, तो लेंथ को ही हमने 110 करा था, ब्रेड को हमने 50 रखा था। तो आंसर अल्टीमेटली हमारा परसेंटेज इंक्रीज कितना आया था एरिया का? 10%। अभी भी फॉर्मूले के हिसाब से भी 10% ही आता है। ठीक है, क्लियर? तो उसमें भी फिट बैठता है। बट वहां पे हमें इतना ही समझना पड़ेगा कि ब्रेड में कोई चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब कितना परसेंट का चेंज हो रहा है? 0% का। ठीक है, क्लियर? अरे समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। आ, कल मैंने जानबूझ के आपको बेसिक पढ़ाया, क्योंकि बेसिक समझना जरूरी होता है। ऐसा नहीं कि हम लोग शॉर्टकट पता चल गया तो बेसिक नहीं पढ़ेंगे। हाँ, ये वाला। ये समझ में आया ना? करेक्ट। तो लिखवा के दूं क्या वो सिंगल चेंज वाला? हाँ, जरूरत है सिंगल चेंज वाला, आप कर सकते हो अप्लाई। करेक्ट। समझ में आया ना मैंने क्या कहा? कि अगर सिर्फ ब्रेड चेंज नहीं होती और लेंथ ही चेंज होती है, 10% का इंक्रीमेंट हो रहा है। करेक्ट। अभी एक तो और आ सकता है कि लेंथ और ब्रेड दोनों भी चेंज हो सकते हैं ना, अलग अलग वैल्यू से। अगर मैंने आपको पूछा कि भाई लेंथ हो रही है 10% से और ब्रेड हो रही है 5% से, कल तो हमने दोनों सेम लिया था। बट नॉट नेसेसरी कि लेंथ और ब्रेड एक ही परसेंट से चेंज होगी, 10% से। शायद 10% से आपकी लेंथ चेंज होगी, 5% से आपकी ब्रेड चेंज होगी। तो क्या फर्क है? यहाँ पे ए कितना रहेगा? 10%। बी कितना रहेगा? 5%। ए और बी का मल्टीप्लीकेशन होगा, मतलब 10 × 5 50। 50/100 मतलब 0.5। यहाँ पे कितना आएगा? 10 + 5 15। 15 + 0.5 15.05। दैट्स इट। करेक्ट। 15.5, सॉरी 0.5 नहीं, 10.5। करेक्ट, क्लियर? कुछ भी हो सकता है। बट अभी मैंने कल आपको ऐसा गणित नहीं कराया जिसमें कहा था कि भाई लेंथ एंड ब्रेड आपका 10% का इंक्रीमेंट देखा था। मेजरली क्वेश्चन हमने इंक्रीज वाले थे। अगर इंक्रीज हो रहा है लेंथ एंड ब्रेड, तो कितने परसेंट से एरिया इंक्रीज होगा? या फिर सिर्फ लेंथ चेंज हो रही है, ब्रेड अगर नहीं चेंज हो रही है, तो एरिया कितना इंक्रीज होगा? करेक्ट। सिर्फ लेंथ इंक्रीज हो रही थी, ब्रेड नहीं हो रही थी, तो ओवरऑल इंक्रीज तो होने वाला है। बट मैंने ऐसे दिया था कि आपको कि भाई लेंथ इंक्रीज हो रही है, ब्रेड डिक्रीज हो रही है। ऐसा हमने पढ़ा नहीं। अगर मैंने ऐसे कहा कि लेंथ इंक्रीज हो रही है 10% से, पहले तो नॉर्मल मेथड से मुझे बताओ। अगर ये हमारा लेंथ 100 है ओरिजिनली, और ब्रेड आपका 50 100 ही ले लेते हो, सो दैट कि आपको कैलकुलेशन इजी लगे। ठीक। हाँ हाँ, ये क्यूबी हो जाएगा तो सही है। तो नहीं चलेगा ना, क्या फर्क है? कैलकुलेशन थोड़े अलग मैं बता देता हूँ आपको। हाँ ठीक है, मैं थोड़ा क्यूब बन जाएगा, सही है। सो बी मैं 50 कर देता हूँ। ठीक है। हाँ। अभी मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे 10% इंक्रीमेंट है लेंथ में, बट यहाँ पे 10% का डिक्रीज है रेट में। तो मुझे बताओ नया एरिया जो मिलेगा, वो पुराने वाले एरिया से कितना परसेंट ज्यादा रहेगा, कम रहेगा, या फिर इक्वल रहेगा? समझ में आया मैंने क्या कहा? कि देखो, पुराना वाला जो एरिया है वो निकलेगा आपका 150 सेंटीमीटर, ले लो इसको। 100 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर का वैल्यू जो है, मतलब लेंथ एंड ब्रेथ का, उसको कंसीडर करके एरिया निकलेगा आपका। सही है। हाँ, तो एरिया कितना लेगा? लेंथ इंटू ब्रेथ कितना है? 100 × 50। इसका मतलब हो जाएगा 5000 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट मैंने अभी कहा कि भाई यहाँ पे कितने का चेंजेस हो रहा है आपका? 5% इंक्रीज हो रहा है। 5% इंक्रीज हो रहा है, बट रेट आपका 5% डिक्रीज हो रहा है। तो लेंथ तो बढ़ गई, बट ये कम हो गया। 5% से कम हुआ। हाँ, 10% से कम हुआ, सॉरी। तो यहाँ पे लेंथ कितनी रहेगी? नहीं, 110। और नई ब्रेड कितनी रहेगी? 45 सेंटीमीटर। वाई 45?
क्योंकि 50 का 10% कितना होता है? 5% से डिक्रीज हुई है, तो लेंथ डिक्रीज हो रही है, मतलब 50 की कितनी बनेगी? 45। तो एरिया कितना निकल के आएगा? एरिया इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेड। कितना आया? लेंथ कितना है हमारा? 110। ब्रेड कितना है? 45। ठीक है, 4950 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है। ओरिजिनल कितना था? 5000। यहाँ पे कितना आया? 4950। कितना इंक्रीज हुआ, कितना डिक्रीज हुआ? 50। 50 डिक्रीज हुआ, मतलब रिड्यूस बाय 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर हो रहा है, तो परसेंटेज डिक्रीज कितना होगा? 50 डिवाइडेड बाय, किस पे डिक्रीज हो रहा है? 5000 पे डिक्रीज हो रहा है, करेक्ट। इंटू 100। दो जीरो कैंसिल करो, दो जीरो, एक जीरो, एक जीरो। कितना आया? 1% डिक्रीज हुआ एरिया, करेक्ट। समझ में आया आपको? तो इंक्रीज और डिक्रीज का भी आ सकता है, बट ये था हमारा कन्वेंशनल मेथड, जिससे हमने कुछ बेसिक देखा कि बेसिस पे हमने कुछ अज्यूम किया कि लेंथ इसके 100 होगी, या फिर आपका ब्रेथ आपका 50 होगा। जो लेंथ है वो 10% की इंक्रीज हो रहा है, ब्रेथ आपका 10% से डिक्रीज हो रहा है। तो नया लेंथ आपको 110 मिलेगा 10% इंक्रीज के साथ, नया ब्रेथ आपको मिलेगा 45 डिक्रीज होने के बाद, करेक्ट। पुराने वाले जो भी लेंथ एंड ब्रेथ थे उसके बेसिस के ऊपर एरिया निकलेगा पुराने डायग्राम का। इसका एरिया निकलेगा आपका नया लेंथ एंड ब्रेथ के साथ, करेक्ट। तो हमें देखना है कि भाई कितना एरिया चेंज हुआ है। एरिया चेंज हुआ है आपका 50 सेंटीमीटर स्क्वायर से रिड्यूस हुआ है। किसके बेसिस के ऊपर हुआ है? 5000 के बेसिस के ऊपर, ओरिजिनल एरिया के बेसिस के ऊपर। तो कितना परसेंट हो जाता है वो? 1%। बट अगर यही हमने अगर फॉर्मूले में बिठा दिया तो देखो, फॉर्मूला क्या है हमारा? ए प्लस बी प्लस, अच्छा ये क्या बताता है हमारा? परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज बताता है, नहीं? इंक्रीज और डिक्रीज, करेक्ट, इक्वल्स टू इन एरिया। सो ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी डिवाइडेड बाय 100। सही है, करेक्ट। सो मुझे बताओ, लेंथ इंक्रीज हुई थी 10% से, तो यहाँ पे हम लोग +10 लिखेंगे। रेट आपकी रिड्यूस हुई थी 5% से, तो यहाँ पे मैं +-5 लिख सकता हूँ क्या? क्योंकि 5% से डिक्रीज हुई है, तो इसीलिए माइनस लिखना जरूरी है। ठीक है, अल्टीमेटली ये -5 होने वाला है। ठीक है, प्लस 10 × -5 डिवाइडेड बाय 100। क्लियर? सो ये बनेगा 10 - 5 -10 × -5 -50 डिवाइडेड बाय 100। सो बेसिकली इसका आंसर कितना निकल के आएगा? अगर देखेंगे तो 0.5। सही है ना? 50 को डिवाइड करेगा तो 0.5 होगा, तो 10 में से 5 चले जाते हैं अगर, तो 5 बचेगा, 5 में से 0.5 निकलेगा, तो कितना निकल के आया? 4.95। करेक्ट, 4.95 निकल के आया, करेक्ट। सो ये क्या है हमारा? वेट, हाँ सॉरी, 4.5 आएगा। कुछ तो गड़बड़ कर गया, रुको रुको रुको। 10 है, -5 पर, अरे सॉरी, वहां पे 10, नहीं नहीं नहीं, हमने गड़बड़ कहा, क्या करा है यहाँ पे? 10% से डिक्रीज हुआ है। ठीक है, हमने 5 लिख दिया, 5 नहीं है। हाँ, यहाँ पे 10 ही चाहिए था, -10, और यहाँ पे भी -10, तो वो गड़बड़ कर गया। हाँ अभी ठीक है, कैलकुलेशन करते हैं। सो यहाँ पे -10 होगा, यहाँ पे क्या होगा? -100 डिवाइडेड बाय 100। सही है। हाँ, तो यहाँ पे ये तो दोनों कैंसिल हो रहे हैं, यहाँ पे माइनस कितना आएगा? 1। माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये परसेंटेज में डिक्रीज रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस फॉर्मूले में जब भी माइनस आएगा यहाँ पे, तो इसका मतलब हमारा एरिया किससे डिक्रीज हो रहा है? 1% से। यहाँ पे हमने वर्ड रिड्यूस यूज किया था, बट उसका मतलब वही हुआ कि 1% से रिड्यूस हुआ है। तो यहाँ पे माइनस जब साइन आएगा तब इसका मतलब रहेगा रिड्यूस, प्लस साइन आएगा इसका मतलब होगा इंक्रीज। ठीक है, आंसर सेम ही निकलने वाला है, बट यहाँ पे हमें स्टेप ज्यादा फॉलो करने पड़ते हैं, यहाँ पे कम स्टेप फॉलो करने पड़ रहे हैं। क्लियर? तो ये फॉर्मूला वो भी याद रखना है, बट ये फॉर्मूला आपको इजीली आंसर देना है। ठीक है, फटाफट कैलकुलेशन करते हैं। सर्कल में लगेगा क्या? सबसे पहले तो सर्कल में दो क्वांटिटी होती नहीं है, एक ही क्वांटिटी होती है ना, तो सर्कल में लगने का चांसेस थोड़ा कम है। इसमें लग सकता है क्या? अगर दो सर्कल दो सर्कल, दो सर्कल का एरिया कैसे लगेगा? उसमें क्या करना पड़ता है ना, सर्कल में जो ए एंड बी है ना, वो एक ही मानना पड़ेगा आपको।
मतलब उसका फॉर्मूला कैसे रिड्यूस होता है मैं बताता हूँ, देखो फॉर्मूला कैसे रिड्यूस होता है ये इसके लिए समझ में आएगा ना, लेंथ एंड ब्रेड के लिए। ठीक है, अभी देखो आगे, स्क्वायर है लेट से, सर्कल में भी लगेगा, मैं बताता हूँ कैसे। स्क्वायर है लेट से, ठीक है, इसका लेंथ जो है मैं ए मान रहा हूँ, ये भी ए है, ये ए है और ये। कल हमने वही करा था पायर, सॉरी साइड स्क्वायर। अगर मान लो 10% से इंक्रीज हो रहा है, या अगर 100 है, या अगर 100 है 10% से इंक्रीज हो रहा है, तो इसकी साइड कितनी बनेगी, 110। तो 100 के बेसिस के ऊपर उसका एरिया निकलेगा, नया वाला एरिया जो निकलेगा वो 110 साइड स्क्वायर के बेसिस पे निकलेगा, करेक्ट। ठीक है, वही निकला था। आंसर कितना आया था, 21% ही आया था, क्योंकि लेंथ एंड ब्रेड्थ में चेंजेस हो रहे 10% के, साइड में 10% के चेंज हो रहे हैं और रेडियस में 10% के चेंज हो रहे हैं, तो उसका अल्टीमेट एरिया में चेंज 21% ही था, करेक्ट। करेक्ट, क्योंकि वहां पे भी स्क्वायर, तीनों में स्क्वायर होता था एक्चुअली, करेक्ट। तो इसमें लिख देता हूँ सो दैट कि आपको वो याद रहे। अगर मान के चलो ये एरिया, इसका लेंथ बढ़ के 110 हो गया, ए आपका 110 सेंटीमीटर हो गया, यहाँ पे सेंटीमीटर का, करेक्ट। तो इसका एरिया कितना निकला था, एरिया इक्वल्स टू ए स्क्वायर, मतलब साइड स्क्वायर 100, तो 100 का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे कितना निकला था, एरिया इक्वल्स टू ए स्क्वायर इक्वल्स टू 110 का होल स्क्वायर, 121। सही है, करेक्ट। तो उसके बाद हमने देखा था कि कितना इंक्रीज हो रहा है, कितना इंक्रीज हो रहा है, 2100 सेंटीमीटर इंक्रीज हो रहा है। तो 2100 सेंटीमीटर किस परसेंटेज इंक्रीज अगर निकालना है, परसेंटेज इंक्रीज अगर निकालना है, तो हम लोग करते हैं 2100 को डिवाइड 10,000 से इंटू 100। तो 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, करेक्ट। यहाँ पे भी 2 0 कैंसिल है, तो अल्टीमेट 1 0 कैंसिल है, तो 21% ही आएगा, आंसर से भी निकला। अभी हमारा आज का फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी डिवाइडेड बाय 100, करेक्ट। मुझे बताओ, वहां पे लेंथ हम लोग ए मानते थे, ब्रेड हम लोग बी मानते थे, यहाँ पे लेंथ भी आपका सेम है, ब्रेड भी सेम है, तो मैं अगर इसको ए मान रहा हूँ, इसको भी ए मान सकते हैं हम लोग, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम ही है ना। और इसको भी हम लोग ए और ए मान सकते हैं, तो हमारा स्क्वायर के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा फिर, सही है, क्योंकि लेंथ एंड ब्रेड दोनों सेम है ना इसमें। सो ये क्या बनेगा, ट्वाइस ए प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100। देखो बेसिक फॉर्मूला वैसे तो वही है, आपको कुछ ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, उसमें सिर्फ आपको करना क्या है, वहां पे ब्रेड की जगह दूसरी साइड ले लेना, जिसकी वैल्यू सेम ही है, लेंथ की इतनी है, क्योंकि वहां की जो लेंथ और ब्रेड थे दोनों सेम है, तो इसीलिए वो स्क्वायर बन जाता है, करेक्ट। तो अगर मान के चलो मैं यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी थी हमारी, अगर पीछे वाला एग्जांपल कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, 10% इंक्रीज हुआ है, तो हमारा फॉर्मूला अभी क्या है, ट्वाइस ए प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 है। तो ट्वाइस इंटू 10% का इंक्रीमेंट, 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100, तो 2 इंटू 10 20 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 10, दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, एक 21%, करेक्ट। 21 क्या आया, परसेंट निकल के आया, सही है। तो बेसिकली ये फॉर्मूला कुछ अलग नहीं है, वही फॉर्मूला है, सिर्फ इसमें जो ब्रेड थी वो आपकी लेंथ की इतनी होती है, इसलिए हमने वो ए लेके कर दिया। अभी सेम आपने बोला था कि रेडियस के लिए काम करेगा, क्या करेगा, ए की जगह आर रख दो, उसी को भी ए की जगह आर रख दो, वहां पे लेंथ एंड ब्रेड तो होती नहीं है, स्क्वायर में भी लेंथ एंड ब्रेड में हमारा क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, लेंथ एंड ब्रेड दोनों इक्वल हो जाती है, तो हमारा फॉर्मूला रिड्यूस हो गया, फिर रिस्ट्रक्चर करके हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्वाइस ए प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100। सर्कल के लिए यही फॉर्मूला काम करेगा, सिर्फ ए की जगह क्या रहेगा, रेडियस, ठीक है, करेक्ट। ए की जगह रहेगा रेडियस, तो ये जो फॉर्मूला है परसेंटेज इंक्रीज, अभी मैं यहाँ पे, ये फॉर्मूला समझने की बात है, ये फॉर्मूला याद मत करना, सिर्फ सर्कल के लिए याद रखना है आपको, क्योंकि स्क्वायर के लिए वैसे भी आपको थोड़ा दिमाग को लगा सकते हो, भाई लेंथ एंड ब्रेड्थ इक्वल होती है, तो ए एंड बी की वैल्यू सेम ही रहेगी, ठीक है, क्लियर।
सो परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन एरिया ऑफ सॉरी स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर स्पेसिफिकली लिख देता हूँ सो दैट कि आपको याद रहे कि ये स्क्वायर के लिए लग रहा है, वो आपका रेक्टेंगल के लिए लग रहा था। अभी एक क्या बचा है हमारे पास? अरे ठीक है, अभी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला हमारा क्या रहेगा? परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन एरिया ऑफ ए सर्कल इक्वल्स टू क्या था? टू आर प्लस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय। ठीक है, निकल जाएगा, सिर्फ एक ही जगह यहाँ पे आर रहेगा, दैट्स इट। करेक्ट, तो यही फॉर्मूला काम कर जाएगा, एक ही जगह आर रहेगा। क्लियर? तो अभी आप कल के कुछ भी एग्जांपल ले लो, और ये तीन जो फॉर्मूले बने अभी, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी डिवाइडेड बाय 100, या फिर ट्वाइस ए प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100, या फिर सर्कल के लिए ट्वाइस आर प्लस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100। तो सर्कल है तो ये फॉर्मूला लगा, स्क्वायर है तो सेकंड वाला लगा, और फर्स्ट वाला आपका उसको लगा। ठीक है, तो इससे आपका आंसर निकलने वाला है। क्लियर? ठीक है, तो ये कल मैंने आपको बताया नहीं था, कल हम लोग नॉर्मल मेथड से समझे थे, आज ये मेथड से आपको सॉल्व करना। शायद ऑनलाइन में ना आपको आवाज ना आए कुछ टाइम के बाद, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि चार्जिंग खत्म हो रही है। एक चार्जिंग तक रख दो, कहाँ गया? चलाओ, अभी क्वेश्चन देखो। अच्छा, ये कल का क्वेश्चन था, ये हमने सॉल्व नहीं किया, तो थोड़ा मैंने कहा था ये अलग है। सर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? लेंथ या, अच्छा वो उतना हो गया। उसके बाद और एक रेशो मेथड है, तो वो जैसे ही क्वेश्चन आएगा वो रेशो मेथड में अलग से बताऊंगा, वो वहां पर एंड नहीं हुआ हमारा उसका अभी तक। ये तो टू डायमेंशनल फिगर के लिए हमने लगाया हुआ है, अभी 3D वाला बाकी है ना। तो 3D में आपका लेंथ ब्रेड के साथ हाइट भी आता है, तो फिर वहां पे कैसे लगेगा वो? लेंथ एंड ब्रेड पे तो ठीक है, आपने ए और बी की जगह लेंथ एंड ब्रेड की वैल्यू रख दी। पर मेरा आवाज आ रहा है ऑनलाइन, सबसे इंपॉर्टेंट, मेरी आवाज आ रही है क्या? मयूरी, साक्षी, सुवर्णा? हाँ, तो लेंथ ब्रेड के जगह हमने ए एंड बी की जगह तो रख दिए, बट भाई अगर हाइट आती है तो क्या करोगे? मतलब हाइट मतलब वॉल्यूम के लिए क्या करोगे? वॉल्यूम भी तो चेंजेस हो सकते हैं ना, कल भी आज मैंने शुरुआत में वही बताया कि अगर आपके लेंथ ब्रेड और हाइट के क्राइटेरिया अगर चेंज हो जाते हैं तो आपका वॉल्यूम भी चेंज हो सकता है। तो वॉल्यूम कितने परसेंट से चेंज होगा, वो अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसके लिए वही फॉर्मूला कैसे रिस्ट्रक्चर होता है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए 3 साल के लिए लगता है ना फॉर्मूला, ये तो 2 साल वाला था, ए एंड बी, लेंथ एंड ब्रेड। तो वहां पे हमारा 3 साल के बाद 3 साल के लिए जो फॉर्मूला रहेगा वैसे ही वो लगेगा आपका एलबीएच के लिए, मतलब लेंथ ब्रेथ एंड हाइट के लिए। करेक्ट? ठीक है, तो मैं बाद में बताऊंगा, फिलहाल तो हम लोग टू डायमेंशनल फिगर का देखते हैं। सो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 50%, देन इट्स एरिया इज इंक्रीज बाय 20%। फाइंड द इफेक्ट ऑन ब्रेथ। मुझे एक बताओ, कल हमने देखा कि भाई 10% सिर्फ लेंथ इंक्रीज हो रहा है,
तो हमारा एरिया कितने परसेंट से इंक्रीज हुआ था? अरे नहीं, लेंथ एंड ब्रेथ अगर 10% से इंक्रीज हो रहा है तो इफेक्टिवली 21% से होता है। मैंने अगर इसको सेम ही रखा, ब्रेथ सेम ही है, तो फाइनल कितने से बढ़ा था? 10% से। इसका मतलब कोई भी एक क्वांटिटी अगर 10% से बढ़ती है तो एरिया उतनी परसेंट से बढ़ता है। इतना कंक्लूजन तो उससे निकाल सकते हैं हम लोग। कल हमने ब्रेथ को सेम रखते हुए सिर्फ लेंथ को बढ़ाया था और उसका एरिया के ऊपर इंपैक्ट क्या हुआ वो देखा, तो 10% का इंपैक्ट हुआ था। मैं अभी आपको कह रहा हूं कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 50%, मतलब लेंथ इंक्रीज हुई है, करेक्ट। ब्रेथ का पता नहीं हमें, बट एरिया का बता दिया उन्होंने कि एरिया इंक्रीज बाय 20%। मुझे बताओ, लेंथ अगर 50% से इंक्रीज हुई थी तो आपका एरिया भी 50% से इंक्रीज होना था, प्रोवाइडेड अगर ब्रेथ सेम रहती तो। बट वहां पे क्या हुआ है, रेक्टेंगल का एरिया इंक्रीज हुआ है 50% से, बट एरिया आप सॉरी एरिया नहीं, लेंथ इंक्रीज हुआ है 50% से, बट आपका एरिया इंक्रीज नहीं हुआ है। एरिया इंक्रीज 50% से नहीं है, 20% से हुआ है। तो क्या हुआ होगा? शायद ब्रेथ डिक्रीज हुई होगी, इसीलिए वो 50% से इंक्रीज नहीं कर पाया। क्योंकि हमने कल के कंक्लूजन के हिसाब से क्या कहा है कि अगर सिर्फ लेंथ चेंज होती है और ब्रेथ सेम रहती है तो इफेक्टिव एरिया 10% से इंक्रीज होता है। तो इस कंडीशन के हिसाब से अगर 50% से लेंथ इंक्रीज हो रही है तो एरिया भी तो 50% से इंक्रीज होना था। बट वो 50% से इंक्रीज ना होते हुए कितने परसेंट से हुआ? 20% से। इसका मतलब ब्रेथ वहां पे सेम नहीं रही है। समझ में आया आपको? वो अगर सेम रहती तो 50% से इंक्रीज हो जाता। तो अभी उसकी वैल्यू कम हुई है, इसका मतलब इसके ऊपर इंपैक्ट हुआ है ब्रेड के चेंजेस का। तो बेसिकली ब्रेड का चेंज कैसे हुआ? पॉजिटिव नहीं है, पॉजिटिव होता तो दोनों मिलकर और भी ज्यादा बढ़ा देती। वो 50 बढ़ रहा है तो ये 50 से भी ऊपर रहता है 20%। तो इसका मतलब ब्रेड कितने परसेंट से कुछ तो डिक्रीज हुआ होगा। सही है, ब्रेड डिक्रीज हुई होगी। तो यहाँ पे देखो कैसे लिखा हुआ है, 20% डिक्रीज, 25% इंक्रीज, 20% इंक्रीज, 25% डिक्रीज। तो इंक्रीज वाले तो वैसे भी हटा सकते हो आप। तो दो ऑप्शन तो आपके वैसे भी हट गए, ये गया ये गया। तो बचा कौन से? दो ही बचे। तो बहुत बारी में ना क्वेश्चन को देखते हुए ही हम लोग ऑप्शन से कुछ कुछ ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। अभी तक हमने हाथ भी नहीं लगाया, सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बेसिस के ऊपर ही हमने दो ऑप्शन उड़ा दिए। करेक्ट? क्लियर? जो हमने कल थोड़ा एक्सरसाइज करा हुआ है। तो अभी फिर फर्क कैसे निकालेंगे हम लोग? अभी देखो, अभी एग्जाम्पल के साथ समझते हैं हम लोग। अगर मान के चलो कि हाँ, उन्होंने कहा है कि भाई लेंथ कितना चेंज हो रहा है? अच्छा, लेंथ इंक्रीज हो रहा है, 50% इंक्रीज है, सही है। ब्रेड का हमें पता नहीं, वो तो कैलकुलेट करना है कितने परसेंट से इंक्रीज हुई होगी या फिर डिक्रीज हुई होगी। बट एरिया का उन्होंने बताया हुआ है कि एरिया इंक्रीज हुआ है कितने परसेंट से? 20%। ठीक है। अभी एरिया होता ही क्या है? एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड। ठीक है, करेक्ट, सही है। अगर मान के चलो एग्जाम्पल के लिए मैं लेंथ को एल कंसिडर कर रहा हूँ, एरिया को ए कंसिडर कर रहा हूँ। तो कल भी मैंने बताया था कि अगर लेंथ एल है, मतलब 100 है, अगर ये 10% से बढ़ती हो तो कितनी होती है? 110 होती है। क्यों होती है? क्योंकि ओरिजिनल में हम लोग उसका 10%, मतलब 100 का ही 10% ऐड करते हैं। तो अगर मैं इस 100 की जगह सिर्फ एल ले रहा हूं तो इसका मतलब लेंथ कितने परसेंट से बढ़ेगी? एल प्लस 10% ऑफ एल। अरे यस और नो? करेक्ट। एल अगर 100 है तो हम लोग क्या करते हैं, 10% से बड़ी तो 100 प्लस 10% ऑफ 100। सही है, करेक्ट। तो इसीलिए तो 100 प्लस वो 10% ऑफ 100 10 होता है और इफेक्टिवली हमारा 110 निकल के आता है। ये वैल्यू के फॉर्म में मैंने बताया, करेक्ट। ये वैल्यू के फॉर्म में बताया। बट अगर मान लो मैंने सिर्फ वेरिएबल के फॉर्म में बताया तो 10% ऑफ एल। अच्छा, 10% को क्या लिखते हैं हम लोग? 10/100। सही है ना? तो इसका आंसर क्या आएगा? 0.1। इसका अगर निकालते हैं तो 10% मतलब 0.1 ही है। समझ में आया ना कैसे निकल रहा है? करेक्ट। और एल क्या है हमारा? एल ही है, तो 0.1 एल को मल्टीप्लाई करेगा। एल प्लस 0.1 एल कितना हो जाएगा? 1.1 एल। ये वन है ना, यहाँ पे वन होता है। 1 एल प्लस 0.1 एल, तो 1.1 एल। इसका मतलब बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा हूँ
कि वैल्यू अगर है तो उसमें जैसे हम लोग 1% सॉरी 10% ऐड कर रहे थे, तो उसमें एक्चुअल जितना भी क्वांटिटी होता है दैट इज 100, उसमें 100 का 10% ऐड कर रहे हैं, करेक्ट। तो यहाँ पे हमारी एक्चुअल वैल्यू कितनी है, एल है, तो एल में हम लोग उसका 10% ऐड करेंगे। तो 10% मतलब कितना होता है, 0.1। तो एल में अगर 0.1 ऐड करेंगे तो 1.1 एल बन जाएगा। सही है, करेक्ट। तो बेसिकली हमारी लेंथ कितनी बड़ी है, 1.1 एल बड़ी है, करेक्ट। बट हमारा एरिया कितना बड़ा है, अगर एरिया में तो 20% का इंक्रीज हुआ है, नहीं सॉरी ये 50% है ना, सॉरी मैंने गलत किया। तो ये सही था, ये कंसेप्ट सही है, बट यहाँ पे हमारा लेंथ कितना इंक्रीज बताया उन्होंने, 50%। तो 50% करोगे तो कितना हो जाएगा वो, 1.1 एल कम होता है जब 10% इंक्रीज होती है। तो 50% इंक्रीज होगी तो 1.5 होगा, करेक्ट। अरे समझ में आ रहा है ना, करेक्ट। ओरिजिनल क्वांटिटी का अगर 50% बढ़ रहा है तो उसमें 0.5 ऐड होगा। ओरिजिनल क्वांटिटी का अगर 100% बढ़ रहा है तो वो क्वांटिटी डबल होती है, कल ही बताया था मैंने, तो एक का दो हो जाएगा। बट यहाँ पे 50% हुआ है ना, तो 50% मतलब 0.5 ऐड होगा, डबल नहीं होगा। तो एक का दो नहीं होगा, एक का आपका 0.5 ऐड होके 1.5 बनेगा। और हमारा एरिया कितना बड़ा है, तो 1.2 ए हो जाएगा ये, सही है। और इनटू ब्रेड, ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना, क्लियर। हाँ, अभी मैं इसी ए बाय एल लिख सकता हूँ क्या, ये इनटू में है ना, तो यहाँ पे जो ए है वेरिएबल, उसके ही नीचे एल लेके आ गया, और इसी 1.5 के नीचे मैं 1.2 लेके आ रहा हूँ बी। सही है, क्लियर। ये इंक्रीज और डिक्रीज होने के बाद है, क्लियर। तो अल्टीमेटली मुझे ए बाय एल कितना निकल के आया, 15/12। 15/12 को भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में कर लो। ए बाय एल जो भी है उसका वैल्यू कितना निकल के आया है हमारा, 15। 15/12 मतलब कितना हो जाएगा, 3 बाय नहीं, 3 पंजे 15, 3 चौके 12, 5/4, ठीक है। सही है, करेक्ट। अरे सर ना, सही है ना। तो अभी मतलब अगर एरिया चेंज होता है और लेंथ भी चेंज होती है तो हमारी ब्रेड एक्चुअली 5/4 बी होती है। बट ओरिजिनली मुझे बताओ, ओरिजिनली कितना हो रहा है। ओरिजिनली हमारा एरिया जब विदाउट चेंज है, तो एरिया मैंने ए लिया हुआ है, लेंथ इंटू ब्रेड। एल हमने ए लेंथ लिया और ब्रेड हमने ये लिया है। सो यहाँ पे ए बाय एल कितना है, नहीं नहीं 5/4 नहीं, और विदाउट चेंज, विदाउट चेंज हमारा एरिया एरिया ही रहेगा। मतलब इसका ए एरिया है, लेंथ एल है और बी भी है। यहाँ पे एरिया 1.2 क्यों हुआ था, क्योंकि 20% से बढ़ा था। लेंथ हमारी 1.5% से बढ़ी थी, इसलिए 1.5 एल हुई। तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या निकल के आए, ए बाय एल इक्वल टू 5/4 बी। और यहाँ पे ए बाय एल इक्वल टू बी निकलेगा, सिंपल, करेक्ट। सही है। तो अगर मान के चलो, कंपेयर करते हैं हम लोग, कंपेयर, वेट मिनट। हाँ, ये वेट से लेट से सॉरी, ये मेरा, हाँ, ए बॉय एल छोड़ दो, ये मेरा ब्रेड 1 रहेगा, ये ब्रेड 2 रहेगा। क्यों अलग अलग ब्रेड थे, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ का ब्रेड चेंज रहेगा ना, कुछ घटाव। तो दोनों की तरफ बी भी सेम नहीं रहेगा, B1 B2 क्या इंडिकेट कर रहा है, चेंज हो रहा है करके ब्रेड, करेक्ट। तो अगर मैं इसको दोनों को कंपेयर करता हूँ तो आपको क्या समझ में आ रहा है, ए बाय एल दोनों दोनों कैंसिल हो रहे हैं, या फिर आप डिवाइड कर लो दोनों को एक दूसरे के कंपेयर में। समझ, अच्छा, देखो, B1/B2 अगर मैं करूंगा, B1/B2 मतलब ए बाय एल, ठीक है। ए बाय एल, वेट, हाँ, ए बाय एल डिवाइडेड बाय कितना है हमारा, 5/4 ए बाय एल। तो यहाँ पे ए बाय एल दोनों कैंसिल हो जाएगा, करेक्ट। सो B1/B2 इक्वल्स टू कितना निकलेगा, निकलेगा 4/5। तो ये एक्चुअल है क्या, नहीं है। बट इसका मतलब ये होता है कि अगर मान लो ओरिजिनली अगर 4 थी, तो उसके बाद वो कितना बन रही है, B2 5 कैसे बनेगी भाई, कुछ तो गड़बड़ हुई। हाँ, हाँ, रुको 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 रुको, 4/5 आ गई ना, वेट, B1 इक्वल्स टू 4/5 और B2,
नहीं नहीं, कुछ तो गड़बड़ हो गया देखो। यहाँ पे गड़बड़ हुई है। रुको रुको रुको, गड़बड़ यहाँ पे हुई है। ये मैंने जहाँ पे लिखा वो तो वैसे सही था एक्चुअली। वो गड़बड़ कहाँ पे हुई है, मैंने B1/B2 किया ना। तो B1/B2 में यहाँ पे मुझे B1/B2 करना है, तो ये B2 रहने के लिए यहाँ पे इसको इधर लेके जाना पड़ेगा। तो ये 4/5 होगा। सही है, ये 4/5 होगा ना, इधर लेके जाएंगे तब। तो हमें B2 क्या मिलेगा, सिर्फ सिंपल B2 इक्वल्स टू 4/5L। तो यहाँ पे 4/5L चाहिए था, ये गड़बड़ हुई यहाँ पे। 4/5L, तो अभी अगर कैंसिल करते हैं तो ये 5/4 निकल के आएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर मान लो ओरिजिनल ओरिजिनल B1 की वैल्यू 5 हुई करती होगी, बट जो चेंजेस हुए, चेंजेस के बाद लेंथ भी चेंज हुआ, 1.5 सॉरी 50% से इंक्रीज हुआ, बट ओवरऑल एरिया आपको कितना ऐसे इंक्रीज होते हुए दिख रहा है, 20% से। तो उसमें ब्रेड का कुछ तो घटाव हुआ होगा, इसलिए वो पूरी तरीके से 50% से नहीं बना। कल हमने देखा था, करेक्ट। तो इसका मतलब क्या है कि अगर B1 5 था पहले, तो अभी चेंज होके B2 कितना निकल के आया, 4। तो मुझे बताओ कितना कम हुआ है, एक का कम हुआ है ना, करेक्ट। अगर B1 इनिशियली विदाउट चेंजेस 5 था, तो B2 कितना बना, 4 बना। चेंज कितने का आया, 1 का, बट -1 का चेंज है वो, करेक्ट। तो कितना परसेंट चेंज हो रहा है, परसेंट चेंज इन, हाँ वेट मिनट, इन ब्रेक, ठीक है, इक्वल्स टू, एक का चेंज है, एक का चेंज है, और कितने पे है, 5 पे, क्योंकि ओरिजिनल 5 था तो 4 बना, इंटू, सो 20%, बट माइनस है इसलिए रिड्यूस, डिक्रीज, ठीक है, परसेंटेज डिक्रीज रहेगा। ठीक है, समझ में आया आपको, ठीक है। थोड़ा इधर उधर टेढ़ा टेढ़ा गया गणित, बट कैसे निकालना था, सिंपल समझिए कि लेंथ अगर ओरिजिनल L है और ब्रेड B है, तो हम लोग जब इंक्रीज, जो भी हमारे क्वेश्चन के हिसाब से दिया गया है कि लेंथ हमारा कितने परसेंट से इंक्रीज हो रहा है, 50% से। तो 50% से इंक्रीज हो रहा है, मतलब लेंथ कितने से होगा, L अगर ओरिजिनल है तो वो 1.5 होता है। अच्छा, ये मैंने आपको पहले ही बताना था, कि ये पहले बताया नहीं, मैं भूल गया, अभी आ गया है, करेक्ट। सो 1.5 होता है, ये 1.5 क्यों हो रहा है, 50% इंक्रीज हो रहा है। कल मैंने वो डबल ट्रिपल का कन्वर्जन बताया था ना आपको, कि 100% इंक्रीज हो रहा है तो डबल होता है। तो उसके साथ साथ ये भी बता देना चाहिए था मुझे, कि अगर एक्चुअल वैल्यू नहीं है लेंथ और ब्रेड, तो वो कैसे चेंज होती है, करेक्ट। एक का 0.5 होता है, सो 1.5 होगा और ये 1.2 होगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो B2 निकलेगा हमारा। ये B2 क्यों है, क्योंकि ब्रेड चेंज होने वाली है, करेक्ट। सो ब्रेड 2 निकलेगा आपका 4/5 AL। और ओरिजिनल अगर जो विदाउट चेंजेस आपका एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड, का मतलब A इक्वल टू L इंटू B है, तो A/L इक्वल टू B1 है। B1 क्यों है, क्योंकि ओरिजिनल हमारी ब्रेड कितनी थी, B1 की, करेक्ट। B2 सही है। तो अभी B1 मिला, B2 मिला, उसको अगर हम लोग कंपेयर करते हैं B1/B2 को, तो हमें क्या निकल के आता है, 5/4। तो इसका मतलब ये कि B1 का वैल्यू अगर 5 है तो B2 का वैल्यू 4 है। तो B1 अगर 5 है ओरिजिनली, तो अभी B2 4 बन रहा है, इसका मतलब उसमें कितना चेंज आ रहा है, एक का चेंज आ रहा है। एक का चेंज किसके बेसिस पे आया है, 5 के बेसिस पे आया है, करेक्ट। तो इसका चेंज जो है फिर 1/5 इंटू 100, तो 20%। बट ये निगेटिव क्यों रहेगा, डिक्रीज, क्योंकि 5 का 4 हुआ है ना, ब्रेड जो है 5 का 4 हुआ है, तो यहाँ पे आंसर क्या निकल के आएगा, ये तो वैसे भी हमने निकाल दिया, करेक्ट, ये भी निकाल दिया वहाँ। ठीक है, क्लियर।
अच्छा ठीक है, समझ में आया? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थोड़ा थोड़ा। हाँ, तो हाँ, तो मैं अभी वही देख रहा हूँ कि भाई इतना हमने किया, ये तो बेसिक था। करेक्ट। फॉर्मूले में हो सकता है क्या? फॉर्मूले में हो सकता है क्या? तो अभी देखो। अरे वो कहाँ गायब हो गया? ये था फॉर्मूला। क्या है हमारा? एरिया, परसेंटेज चेंज इन एरिया, एरिया इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी डिवाइडेड बाय 100। ठीक है। अभी बी मतलब क्या चेंजेस हो रहे हो हमें पता नहीं है। ठीक है। ये कितना बड़ा था? परसेंटेज चेंज कितना हुआ है? कितना? 20%। तो यहाँ पे कुछ ऐसे 20 लिखना होता है सीधा सीधा। करेक्ट, क्योंकि आंसर भी हमारा वैसे ही आता है 20 वगैरह वगैरह। जब ये छोड़ दो इधर वाले, इधर में कितना था? 50 50% था। बी हमें पता नहीं है। करेक्ट। प्लस बी प्लस ये 50 इंटू बी रहेगा डिवाइडेड बाय 100। ठीक है। तो अभी फिलहाल तो ये 50 इधर जाके माइनस हो सकते हैं। तो 20 में से 50 जाएंगे, बी उधर ही रहेगा, और ये 50 बी बनेगा डिवाइडेड बाय 100। करेक्ट। तो यहाँ पे वैसे तो 1/2 हो गए। करेक्ट, भाग दे देते, छोड़ दो। तो भाग दे दिया तो ये 1/2 बी बनेगा। 1/2 बी। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। कितना आएगा इसका? 3/2 बी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा। 3/2 मतलब ट्वाइस बी प्लस 1 बी मतलब 3b/2। और ये कितना आएगा? -30। करेक्ट। तो लेके चलो उधर में। बी इक्वल्स टू क्या आ गया? -30 इंटू 2/3। करेक्ट। तो यहाँ पे भाग दे दो। माइनस, इससे भी निकल जाएगा। ठीक है। तो इतना प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स मेथड है। तो इसमें क्या है, सिंपल हमें इस अभी हर बार हम लोग क्या लेंथ एंड ब्रेड इधर रख रहे थे, इस बार हमें एरिया इधर दिया गया है। तो एरिया 20 दिया गया है, तो 20% वहां पे रखें। तो अच्छा, इस फॉर्मूले में जो भी वैल्यूज पुट कर रहे हो सब परसेंट पे होती है, इतना ध्यान में रखना। इसमें एक्चुअल वैल्यू नहीं होती। लेंथ मतलब 100 है, ब्रेड 50 है, वो नहीं होती। परसेंटेज वैल्यू होती है, परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज वाली। सो यहाँ पे 20% का इंक्रीज था तो 20 रखा, यहाँ पे 50 हमारा लेंथ बढ़ा था, ब्रेक आपका तो निकालना है। तो यहाँ पे 50 बी हो जाएगा 10। तो इसको शॉर्ट करेंगे तो यहाँ पे आपका माइनस हो जाएगा। पहले 50 उधर लेके जाओ। तो -30, फिर उसको कैलकुलेट करके तो माइनस में आंसर आ रहा है। तो माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है? रिडक्शन, डिक्रीज। तो 20% डिक्रीज। तो इससे आपका ऐसे भी निकाल सकते हो, बट ये प्रोसेस थोड़ी ज्यादा ही लेंदी है। ये कंसेप्चुअल मेथड है, बट उससे भी ज्यादा बेटर मेथड हमारे वो फॉर्मूला है। इससे आपका फट से निकल जाता है। क्लियर? चलिए, ऑनलाइन समझ में आया? मयूरी, साक्षी, सुवर्णा। तो कल के जितने भी गणित हमने सॉल्व किए हैं ना, सभी के सभी गणित इस फॉर्मूले से सॉल्व हो सकते हैं। आप उस फॉर्मूले से भी सॉल्व करने की कोशिश करो। और आने वाले जो भी फॉर्मूले हैं, मतलब सॉरी क्वेश्चंस है, तो इनमें, चलिए ये मैं मिटा देता हूँ फिलहाल। अच्छा, ये भी तो क्वेश्चन हमने किया नहीं है ना, लिया था बट किया नहीं है ना। इसको लिख कर लेते हैं। हाँ, मैंने अब फिर वो फॉर्मूले डिराइव करना हमने स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? द एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीज बाय 69%, देन द रेडियस विल डिक्रीज बाय व्हाट परसेंट? अभी हमारे पास एरिया का फॉर्मूला क्या है परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज के लिए? वो आर वाला। हाँ, इंक्रीज और डिक्रीज वाला जो है, डिक्रीज इन एरिया। करेक्ट। क्या था? 2r प्लस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100। करेक्ट। सो यहाँ पे एरिया चेंज बताया हुआ है, एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीज बाय 69%, तो यहाँ पे 69 आएगा। यहाँ पे रेडियस नहीं बताया। करेक्ट। तो रेडियस हमें निकालना है, तो ट्वाइस आर। सो देन देन इट्स रेडियस विल इंक्रीज बाय व्हाट परसेंट, ऐसे पूछा गया ना। प्लस आर स्क्वायर बाय।
हेलो हेलो, ऑनलाइन आवाज आ रही है मेरी? शायद चला गया हूँ। हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या ऑनलाइन? ऑनलाइन मेरी आवाज आ रही है क्या? यस सर। हाँ चलिए, तो ये क्वेश्चन मैं खत्म कर देता हूँ। मेरा इधर रिचार्ज मतलब चार्जिंग खत्म हो रही है इसमें, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे इस तरीके से हमें इक्वेशन निकल के आया। बट इशू क्या है इसमें, इसमें डायरेक्ट निकलने के चांसेस कम दिख रहे हैं आपको। क्यों दिख रहे हैं? आर स्क्वायर उसमें, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा? क्योंकि इसको सॉल्व, एक तो हिट एंड रन वाला हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। हिट एंड रन में क्या कर सकते हैं हम लोग कि भाई आर की जगह कोई भी एक परसेंट रखो, जिसके लिए सेटिस्फाई हो जाएगा तो वही आर की वैल्यू रहेगी। या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के वो सॉल्व कर सकते हैं। हिट एंड रन मतलब व्हाट, कि 10 आर की वैल्यू अगर मान लो 10 आए, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए कि आर की वैल्यू के लिए वो 69 आंसर देगा। तो आप आर की वैल्यू अगर मान लो 10 रख रहे हो, तो ये कितना बनेगा? 10%। 10% का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, 100, 100 कैंसिल होगा तो 1 बनेगा। और 10 इंटू 2 मतलब कितना हो जाएगा? 20, 20 प्लस 1, तो नहीं सेटिस्फाई हो रहा है, तो 20 रखो। 20 रखोगे तो कितना बनेगा ये? 40। ये कितना बनेगा 20 रखोगे तो? सॉरी, 20 का स्क्वायर 400 ना? हाँ 400 ना, डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पे दो जीरो कैंसिल हो गया तो कितना बनेगा? 44%। तो भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो आर की वैल्यू अभी कितना रखेंगे? 30 रखो। 30 मतलब 2 इंटू 30 प्लस आर स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100, तो 60 प्लस 900 डिवाइडेड बाय 100, तो अभी तो है 69। इसका मतलब क्या हो गया? 30% इंक्रीज। तो ये मैंने बताया हिट एंड रन वाला, करेक्ट। बट क्वाड्रेटिक अगर एक्चुअली सॉल्व करना है, ऐसे क्यों किया हमने? क्योंकि ऑब्वियस है कि चारों में से कोई तो एक वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी, तब जाके परसेंटेज चेंज आएगा। किसी एक मतलब किसी एक रेडियस के इंक्रीज के लिए ये आंसर आना चाहिए। तो हमने रैंडमली 10 रखा, 20 रखा, 30 रखा, करेक्ट। और 30 के लिए ये सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब आर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 30, ठीक है। क्लियर? 30% इंक्रीज, क्लियर। अगर नहीं ऐसे करना था तो कैसे होता? तो ऐसे होता, पहले तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, ये 200 आर होगा प्लस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100, और यहाँ पे 69, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा 6900, 200 आर प्लस आर स्क्वायर, ये जाएगा उधर, ठीक है। तो आर स्क्वायर प्लस 200 आर माइनस 6900, ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल्स टू 0। वो अभी आपको पता है कि ये मल्टीप्लीकेशन होता है दो का, ये सॉरी ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन होता है, ये सम होता है। तो ऐसी संख्या है, कॉम्बिनेशन हमें ढूंढना पड़ेगा जिसका मल्टीप्लीकेशन 6900 है और जिसका एडिशन कितना आता है? 200 आता है। समझ में आया आपको? तो है कोई ऐसा नंबर? नहीं है? होगा तभी आंसर आएगा ना। नहीं नहीं कैसे रहेगा भाई? होगा तभी तो आंसर आएगा, करेक्ट। 33 इंटू 3 कितना होता है? नहीं, 99, 33 इंटू 3 नहीं, गलत बोल दिया मैंने। 23 इंटू 3 कितना हो रहा है? 3 3 9, 3 दूनी 6, हाँ। बट वो 6900 है ना, तो इसका मतलब हो गया 2300 इंटू 3। तो ऐसे ही चलेगा ये कुछ तो, करेक्ट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आपको टाइम लगेगा, कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो उससे बेटर क्या है आपका, चारों तो ऑप्शन आपके पास आपको दिए गए हैं ऑलरेडी, यहाँ पे पुट करके देखो, आंसर निकल जाएगा, क्लियर। बट एक क्वाड्रेटिक से लंबा खींच जाता है, ठीक है। सो मैं ये प्रेफर नहीं करूंगा। यहाँ पे सिंपल ऐसे समझे कि ये हमने इक्वेशन बना दिया, सिर्फ जो हमने आज पढ़ा है इक्वेशन कैसे, ये जो कुछ a प्लस बी प्लस ए बी डिवाइडेड बाय 100 वाला, इसको ही फिर सर्कल के लिए अलग इक्वेशन बन गया हमारा, स्क्वायर के लिए अलग बन गया और लेंथ एंड ब्रेड के लिए अलग बन गया। तो इसके लिए यूज कैसे करना है, तो हमारा इक्वेशन यहाँ तक हमने डिराइव कर लिया। अभी इस तरीके के क्वेश्चन में आंसर हमें थोड़ा हिट एंड रन वाला करना पड़ता है। तो यहाँ पे भाई 10% रख के देखो, 20% रख के देखो, तो ये किसके लिए सेटिस्फाई हो रहा है? 30% इंक्रीज, ठीक है। तो 30% इंक्रीज के लिए ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए आंसर इसका 30%। तो बेसिकली इसको सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि सॉल्व नहीं कर सकते क्वाड्रेटिक मेथड से, बट इतना लंबा जाना क्यों अगर शॉर्ट में हो रहा है, करेक्ट, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आप सॉल्व करने की कोशिश करो, जिनको इंटरेस्ट है सॉल्व करने का।
ठीक है, फाइंड आउट करके आओ, मुझे बताओ वैल्यू कौन कौन सी निकली है आर की, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे आर की। आ गया आंसर तो सेम आने वाला है, आंसर कुछ अलग नहीं आएगा, 30 आएगा तो आएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो नेक्स्ट जो है, हाँ सेम ही है। 44 कब आया था? जब हमने 20% रखा था। हाँ, तो वो खत्म, आंसर ही निकल रहे हैं आपके सीधे सीधे। अभी तो वो हमने किया ना, वैसे 10% रखा तो हमारा आंसर कितना निकल के आया था? 21। 10 रखा तो, सॉरी 20 रखा तो 44, 30 रखा तो 69। करेक्ट। अभी मेन एग्जाम में भी सेम होता है कि कभी कभी नहीं, यहाँ पे 10%, 20%, 44% ऐसा कॉम्बिनेशन में दिया जाता है। तो कल हमने पढ़ा है कि भाई 10 इंक्रीज होता है तो 21 होता है, 20 होता है तो 44 होता है, 30 होता है तो 69%। वो कुछ नहीं, याद ही कर लो। तो मेन एग्जाम में तो आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं रहती, जिसके याद होते हैं ना गणित, बहुत सारी प्रैक्टिस होती है, तो उनको ना याद हो जाता है, अरे नहीं ये तो हमने सॉल्व किया था भाई, 10% अगर इंक्रीज होता है तो इफेक्टिवली कितना एरिया इंक्रीज होता है? 21%। करेक्ट। 20-20 का इंक्रीज होता है दोनों में तो 44, 30-30 का होता है तो 69। और उल्टा भी सेम है ना, उल्टा भी तो वैलिड रहेगा कि अगर 69% का इंक्रीज होता है तो लेंथ, सॉरी रेडियस कितना से इंक्रीज होगी? 30। 69 का इंक्रीज हो रहा है, करेक्ट, 69% का। अगर 44 का इंक्रीज होता है तो 20, 21 का होता है तो रट्टा मार दो। करेक्ट। तो यही तो होता है, प्रैक्टिस क्या होती है, मतलब शॉर्टकट जो होते हैं ना, हर बार आप बोलते हो कि फॉर्मूला के फॉर्म में शॉर्टकट्स होते हैं क्या? नहीं, कंसेप्चुअल भी शॉर्टकट्स होते हैं। तो जिनके कंसेप्ट स्ट्रांग होते हैं, वो सब कुछ गणित को, ये चैप्टर को लेते हुए समझते हुए, तो इसे भी शॉर्टकट कहा जाता है। तो यहाँ पे भी पेन उठाने की जरूरत तो नहीं है आपको, आपने अगर वो कंसेप्ट समझ लिया और रट लिया तो कैसे चेंजेस होते हैं एरियाज और रेडियस में, या फिर लेंथ एंड रेडियस में, साइड एंड रेडियस में, साइड एंड एरियाज में। करेक्ट, क्लियर। तो आपके जब नोट्स मेकिंग चलेगी ना, तो आप इस तरीके के क्वेश्चन को ना एक प्रॉपर ब्रैकेट में रख के चलो, क्योंकि ये क्वेश्चन आने ही है, रेलवे में भी आने हैं, ये बैंकिंग में भी आने हैं, आपके एसएससी में भी आने हैं। आने हैं मतलब आने, करेक्ट। तो आने हैं तो फिर, क्योंकि परसेंटेज चैप्टर ओवरऑल इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्जाम रहने दो, परसेंटेज के ऊपर क्वेश्चन आने हैं मतलब आने हैं किसी भी हालत में। तो आपको समझना जरूर रहेगा कि कैसे क्वेश्चन को सेकंडों में सॉल्व किए जाते हैं। क्यों कट ऑफ लगा ना, अभी देखा ना आपने कट ऑफ कैसे ऊपर जा रहे हैं। हाँ, तो वो लड़के जो होते हैं ना, जो सिलेक्ट हो रहे हैं एकदम फर्स्ट 10 में, फर्स्ट, उनके ऐसे कंसेप्ट एकदम ना क्लियर होते हैं, एकदम क्लियर, बिल्कुल फट से उनको पता रहता है। कैलकुलेशन हम लोग करते रहते हैं, R/100 ये वगैरह वगैरह चलते जाएगा हमारा, वो नहीं करते कुछ ऐसा। हाँ, अरे ये तो हमने देखा था भाई, 100 से बढ़ता है तो, सॉरी 10% से बढ़ता है अगर 21 है, 44 है तो 20 से, 69 है तो वो फटाफट करेंगे। हम लोग जहाँ पे कैलकुलेशन में टाइम लगा रहे, वो तब तक 4-5 क्वेश्चन करके बैठ जाते हैं। करेक्ट। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होती है सीखने की। तो क्वेश्चन के साथ साथ आपके जब नोट्स होते हैं ना, उसमें ऐसी भी चीजें एक पेज के ऊपर नोट्स बना के रखते चलिए, सो दैट कि आपको ये रिवीजन के टाइम पे काम आए। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे रुक रहे हैं। मयूरी, साक्षी, सुवर्णा, एनी डाउट? ओके, चलिए, थैंक यू।